तो आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे कैसे इंग्लैंड ने इंडिया को फर्स्ट टेस्ट मैच में हराया। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे क्यों चावी और क्लॉप ने अपने क्लब्स को छोड़ने का डिसीजन लिया। लास्ट ही रिव्यू करेंगे बार्सिलोना वर्सेस विलारियल को, रियल मैड्रिड वर्सेस ला पाल्मा को और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूपोर्ट काउंटी को। सो लेट्स बिगिन। तो यार आज के पॉडकास्ट में ना बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, बहुत सारे मैचेस हुए हैं और कुछ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ भी आई है रिगार्डिंग सम मैनेजर्स। राइट, मैचेस के रिजल्ट्स कुछ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, कुछ ठीक ठाक भी थे। तो ओवरऑल इस पॉडकास्ट का थीम थोड़ा सा, जो कि टाइटल समझ में आ जाएगा, थोड़ा हर्टफुल है क्योंकि कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए, कुछ न्यूज़ ऐसे आई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिकेट से, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा है। एज अ बारसा फैन ऑलरेडी मैं शॉक में था। एक तो विलारियल की डिफीट, फिर चावी का जाना, ऊपर से अब ये भी हो गया भाई कि इंडिया भी हार गई। अब इस मैच का ना हम लोग शुरू कर लेते हैं अभी एनालिसिस। मैं सबको पहले एक हेड्स अप दे दूं, इस मैच का जो डे 1 था उसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन कर रखा है पहले, मतलब टैक्टिकली कि हर बैट्समैन क्यों कैसे आउट हुआ, उसके पीछे की टेक्निकलिटी क्या है। तो अगर आपको क्रिकेट को और डिटेल में समझना है, कुछ इनपुट्स चाहिए, तो मैं उस पॉडकास्ट को लिंक कर दूंगा। अभी आपको ऊपर कार्ड्स में दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल ही जाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। उसमें आपको डे 1 का पूरा प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा। इफ़ यू वांट अस टू कवर एवरी डे ऑफ अ टेस्ट मैच गोइंग फॉरवर्ड जस्ट लाइक दैट इन दैट मच डिटेल, तो हमें ज़रूर कॉमेंट्स में वही लिख के बता देना। बट जल्दी से एक क्विक राउंड अप ले लेते हैं डे 1 का क्या हुआ था, और अदर लेट्स गो इनिंग वाइज। ठीक है, इनिंग वाइज जाएंगे तो उसमें डे भी कवर हो ही जाएंगे हमारे। What are your initial thoughts? इस मैच में क्या हुआ, कहाँ हम लोग इतना अच्छे चल रहे थे, कहाँ एकदम से गड़बड़ी हो गई? एक सम अप दे दो पहले, देन वी विल गेट इनटू द डिटेल्स। एग्जैक्टली। अगर हम लोग पहली इनिंग्स की बात करें तो आई थिंक हमने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्टार्ट किया था। हमारी बॉलिंग थी, ऑब्वियसली वो लोग बैटिंग कर रहे थे पहले, एंड जैसे टाइप की हमने बॉलिंग करी है, जितने लो टोटल पे हमने उन्हें रोका है। वी डिस्कस इन द लास्ट पॉडकास्ट हाउ आई सेड कि क्या जब ये लोग 250 तक पहुँच गए तो मुझे एक्चुअली में लगा कि दे हैव पुट अप अ डिसेंट टोटल, जो कि उनके किसी प्लेयर ने भी कहा था। बट एज यू मेंशन कि इस पिच पे, इस ग्राउंड पे 600 का मैक्सिमम स्कोर गया हुआ है, तो 250 का स्कोर बनना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एंड कंसिडरिंग कि बेन स्टोक्स की कितनी बड़ी इनिंग्स थी, उसमें अगर वो हटा दे तो बहुत ही सब पार टोटल होता है एक्चुअली में। बट वहीं पे हमारे बॉलर्स की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, गाइस लाइक जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल ऑब्वियसली, एंड बुमराह ने तो थ्रू आउट द मैच काफ़ी अच्छा इनपुट डाला है। उन लोगों ने काफ़ी तगड़े टोटल पे रोक के रखा। एंड जब हमारी बैटिंग आती है उसके बाद वहाँ पे फिर वही आ जाता है भाई, जैस बॉल इज ग्रेटर देन बैस बॉल। तो जायसवाल ने हमारे दिखा दिया कि कैसे खेला जाता है एक्चुअली में। एंड रोहित शर्मा वॉज ऑल्सो प्लेइंग गुड, थोड़ा वीक तरीके से आउट हो जाता है फिर, तो उसकी गलती थी उसमें वहाँ पे। बट जायसवाल जैसे खेलता है वहाँ पे, शुभमन गिल का भी थोड़ा डिसेंट कैमियो होता है वहाँ पे। एंड उसके बाद उसी कैमियो को थोड़ा आगे ले जाते हैं गाइज लाइक केएल राहुल एंड अपना जडेजा ऑब्वियसली, जिन लोगों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। एंड इतना हमने कवर करा था वहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ वो चीज़ अब हमें कवर करनी है। तो ये तो तुमने काइंड ऑफ डे 1 की समरी दे दी कि क्या क्या हुआ है। बट यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो पहली इनिंग हुई है, जहाँ पे हमने बॉलिंग करी थी, इंग्लैंड की पहली इनिंग की बैटिंग थी, जो 250 रन बनाए इन लोगों ने, क्या पॉजिटिव्स थे तुम्हारे लिए? तो वो जरा जल्दी से बता दो। आई थिंक पहली बात तो जायसवाल ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं वो तो बाद में बैटिंग सेकंड इनिंग्स हो गई ना। हाँ अच्छा, पहली और इसमें आई थिंक बेसिकली हमारे बॉलर्स, क्योंकि जो प्रॉपरली अश्विन जडेजा से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चीज़ उन्होंने करके दिखाई। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड इन द लास्ट पॉडकास्ट हाउ अगर जो तीसरा स्पिनर है हमारा, जो कि ऑब्वियसली 2 स्पिनर जो मेन है उनसे थोड़े कम ओवर डालेगा, वो अक्षर पटेल जैसा है जो कि इतनी क्वालिटी लेके आता है, तो सामने ऑपोजिशन वैसे ही रो देगा भाई कि मतलब इनका तो ये सॉर्ट ऑफ साइड्स पर होना चाहिए, ये भी इतनी प्रॉपर क्वालिटी लेके आ रहा है। तो आई थिंक हमारे बॉलर्स ने प्रॉपर क्वालिटी बना के रखी थी और उनका एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो अच्छा खेल पाया उधर। अब पता है कि इस टेस्ट मैच में ना हर दिन पे, इनफैक्ट पहले 2 दिन एक अलग ही कहानी थी और फिर डे 3 और 4 को मिला दो तो एक अलग ही कहानी थी। तो ना यहाँ पे काफ़ी सारे, अगर हम लोग हर दिन को एनालाइज करते हुए चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस मोमेंट से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। वो हमारा पर्पस है आज एनालाइज करने का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसीलिए डे वाइज ब्रेक डाउन भी करने वाले हैं, साथ साथ इनिंग्स का भी हो जाएगा। एंड कुछ चीज़ें जो आप हमें फर्स्ट इनिंग्स में तारीफ करते हुए सुनोगे, वो आपको लगेगा भाई इस चीज़ की तारीफ कैसे कर सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में तो एकदम उल्टा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा की कैप्टनसी, आई थिंक पहली इनिंग में जो से फील्ड सेटअप्स करी हुई है, जिस तरीके से बैट्समैन को ट्रैप करा हुआ था, इट वाज एक्चुअली एग्जाम्पलरी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके फील्ड सेटअप्स जो हैं वो स्टोक से फार बेटर थे जब इंडिया ने पहले टाइम बैटिंग की और जब इंग्लैंड ने पहले टाइम बैटिंग करी। सेकंड इनिंग्स में आके एकदम उल्टा हो गया।
जब अल्टीमेटली इंडिया ने चेस करा और फिर जब इंग्लैंड जब दूसरी बार बैटिंग कर रही थी तब सिनारियो एकदम ही उल्टा हो चुका था। इसीलिए इस टेस्ट मैच को 2 हाफ्स में जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हाफ में जब इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी थी पहले दिन पर, आई थिंक रोहित शर्मा के फील्ड प्लेसमेंट्स वाज स्पॉट ऑन, कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, द वे ही रोटेटेड द बॉलर्स, किस बॉलर को किस टाइम पे लेके आना है, इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड। कई लोग कहेंगे कि यार इसमें कई प्लेयर्स डीप में भी खड़े हुए थे, कई प्लेयर्स ऊपर ही बैठे हुए थे, तो एक परफेक्ट मिक्स नहीं था। प्रेशर कैसे बना रहे हो, अगर आप बाउंड्री पे 4 फील्डर खड़े कर रहे हो तो सिंगल तो आराम से खुल रहा है। द हाईलाइट वाज कि उस टाइम पे इंग्लैंड ने भी अपनी गलतियों से सीखा नहीं था। बैस बॉल को बहुत क्वाइट लिटरली अप्रोच कर रहे थे कि हर बॉल पे या तो मिस है या तो हिट एंड मिस ही चल रहा था पूरा, विच इज वाई यू वुड सी कि द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन उस इनिंग में he was बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स की जो इनिंग्स थी वो एकदम ही बैस बॉल से उल्टी थी exactly. बहुत टाइम लेके क्लासिकल इनिंग्स खेल रहा था वो। बाकी सारे लोगों ने क्वाइट लिटरली ऑलमोस्ट सभी ने विकेट थ्रो करा था अपना। क्रॉली की बात कर लो तुम, ओली पॉप को लोग कहेंगे डिफेंड करते हुए आउट हुआ है, बट किस तरीके से डिफेंड करते हुए आउट हुआ उसको मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करा हुआ था। मोस्ट ऑफ द गाइज जो रूट सब लोगों ने अपना विकेट थ्रो करा हुआ था। तो इंडिया डिड नॉट रियली हैड टू वरी दैट मच अबाउट द सिंगल्स, बिकॉज फील्ड खोल दो फिर भी वो सिंगल टैप करके लेने जा नहीं रहे थे। तो वहां पे फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छे से वर्कआउट करी हमारी बॉलर्स, एज यू सेड डिड रियली वेल। एंड इंग्लैंड के लिए यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव्स थे कि भाई बैटिंग में तुमने क्वाइट लिटरली ही बैस बॉल का अप्रोच ले लिया कि हर बॉल में मारने ही जाना है, दिमाग से नहीं खेल रहे आप। एंड क्वाइट एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका हमने देखा जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था कि बैस बॉल से ज्यादा फास्ट रन रेट पे रन मार रहा था वो पहले दिन पे, बट रिस्कलेस था बिल्कुल। ऐसा क्यों है? बिकॉज ही न्यू हाउ टू मैनिपुलेट द सिचुएशन विदाउट टेकिंग मेनी रिस्क्स। तो बैस बॉल की वहां पे प्रॉब्लम पहले इनिंग में आई थी एंड इंडिया ने पूरा फायदा उठाया इसका। आई रिमेंबर हमने लास्ट पॉडकास्ट एनडीएस नोट पे कही थी बाय सेइंग दैट what I think about baseball is कि they need to respect the conditions and the opposition as well, जो कि properly उन लोगों ने बाद में दिखाया एंड में। बट यहाँ से हम लोग चलेंगे अब सेकेंड डे पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की बैटिंग हार चुकी थी। जायसवाल पहले दिन पे आता है, दूसरे दिन पे आता है पहले सेशन में, एंड पहले ओवर में ही आउट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गिल वॉज स्टिल सर्वाइविंग, बट एक बहुत ही लूज शॉट मार के आउट हो जाता है फिर मिड विकेट पे। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जो है वो बिल्ड करनी शुरू करते हैं इनिंग्स। पहली बात तो यहाँ पे जल्दी से वील टॉक अबाउट हाउ जायसवाल फेल टू मेक 100 एंड गिल जिस तरीके से आउट हुआ, बिकॉज कई लोग कह रहे थे कि यार गिल कुछ ज्यादा ओवरली डिफेंसिव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तुम क्या कहोगे? आई थिंक मैं अगेन वही कहूंगा जो कि मैंने अभी कहा था कि पहली बात तो गिल के 2 रीजन मुझे लगते हैं कि क्यों वो स्लो खेल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सामने जायसवाल जैसा बंदा था जो कि लगा पड़ा था मारने में, सो ही डिड नॉट हैव टू एक्सेलरेट दैट मच। सेकेंडली ऑब्वियसली ही इज शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस राइट नाउ, तो वैसे भी ही वुड वांट टू टेक हिज टाइम एंड धीरे धीरे करके बिल्डअप करेगा। थर्ड रीजन वाज एसेंशियली कि भाई जब आप दिन के एंड में बैटिंग करने के लिए आ रहे हो तो यू डोंट रियली नीड टू थ्रो योर विकेट अवे, बिकॉज टेस्ट मैच में टाइम अनलिमिटेड होता है। सर्वाइव द डे, अगले दिन से सोचना फिर, एंड ही डिड दैट वेरी वेल। तो आई थिंक इसीलिए हमने जब फर्स्ट डे के एंड पे एनालाइज करा था पॉडकास्ट, तो हम यही कह रहे थे कि यार अभी के लिए गिल ने जो करा एकदम सही करा है, अब असली कहानी अगले दिन आएंगी। एंड वहां पे ही मेस्ड इट अप, राइट, बिकॉज यू काइंड ऑफ गॉट द सेंस कि गिल यार अपने कुछ ज्यादा शेल के अंदर घुस के नहीं खेल रहा है, थोड़ा एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा अपने आप को। एंड आई थिंक गिल भी यही फील कर रहा था, विच इज वाई एक वो जो चुल होती है ना दिमाग में कि यार एक शॉट मार के अपनी वो भड़ास निकाल दूं, देन आई कैन बिल्ड वंस अगेन फ्रॉम स्क्रैच। टिपिकल माइंडसेट होता है बैट्समैन का। उस इंट्रूसिव थॉट को उसने ओबे कर दिया, यस बोल दिया उस इंट्रूसिव थॉट को, एंड वो एक सॉफ्ट सा शॉट मारने चला गया, मिड विकेट के हाथों में दे दी। इट वॉज अ नथिंग शॉट बेसिकली, एंड उसी के चक्कर में ही थ्रू अवे हिज विकेट, जहां पे ना ही वो स्टार्टिंग से एक्सप्रेसिव था और जब होना चाहा तो फिर वो एक सॉफ्ट शॉट मार के आउट हो गया। तो अल्टीमेटली इट लुक्ड वेरी बैड। जायसवाल जिस तरीके से आउट हुआ, आई थिंक वही बात है यार कि परहैप्स यू कुड हैव वेटेड फॉर द फर्स्ट ओवर टू सेटल इन कि भाई आइस सेट हो जाए बॉल पे फिर तो मैं मारूंगा ही। बट उसके ब्रांड ऑफ क्रिकेट में भी प्रॉब्लम यही है, जब रिवॉर्ड्स आएंगे तो बहुत तगड़े आएंगे और जब रिस्क आएगा तो ये बहुत तगड़ा ही होगा। तो ऑफ कोर्स ही विल आल्सो इंप्रूव। अभी टेस्ट मैच के तक एक्सपोजर है नहीं तो क्या ही जज करे इतना ज्यादा। बट केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, आई थिंक दे हैड अ ग्रेट पार्टनरशिप, प्राइमरीली थैंक्स टू केएल राहुल। केएल राहुल ने वो चीज करके दिखाई पहले इनिंग में जो गिल को करनी चाहिए थी या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे, विच इज कि आते ही स्ट्राइक रोटेट करनी शुरू कर दी, बी बिजी ऑन द पिच, वो करके दिखाया केएल राहुल ने, विच इज वाई उसके 30-35 रन तो देखते देखते ही बन गए थे बहुत आराम से। ऑन द अदर हैंड श्रेयस अय्यर विच इज सपोजिटली द aggressive one एंड स्पिन को डोमिनेट करने वाला,
उसका गेम प्लान क्या था भाई, मैं 4-5 बॉलें सर्वाइव करूंगा ओवर में, स्पिनर एक ना एक तो लूज बॉल फेंकेगा ही ओवर में, बिकॉज एक्सपीरियंस स्पिनर्स थे नहीं है, उस बॉल पे मैं छक्का चौका मारने जाऊंगा। वैसे ही करते करते उसने पहला सेशन सर्वाइव कर लिया पूरा। यहां से अब हम आते हैं सेकंड डे के सेकंड सेशन पे, ठीक है, बिकॉज यहां पे हम लोग स्टार्टिंग में ही देखते हैं केएल राहुल और अपना श्रेयस अय्यर, दे कंटिन्यू देयर मैच। केएल राहुल 80 कुछ रनों पे पहुंच जाता है, श्रेयस अय्यर आई थिंक 30 समथिंग रन्स पे था, 35। उसके बाद विकेट थ्रो करना शुरू करते हैं ये दोनों। उसके बारे में क्या कहना है? मतलब मैं यही कहूँगा कि थोड़ा और रुक सकते थे अल्टीमेटली। लाइक वी ऑल्सो डिस्कस दिस इन अ लाइव स्ट्रीम बाय द वे, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि क्या एक्चुअली में टोटल और हमारा बढ़ सकता था। जो हमने लीड बनाई थी 190 समथिंग की, एक्चुअली में लीड और ज़्यादा हो सकती थी। एंड स्पेसिफिकली इस चीज़ को लेकर राहुल द्रविड़ ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कही है कि जो लोगों ने 80 समथिंग बनाए, अपना केएल राहुल ने बनाए, जायसवाल ने बनाए, जडेजा ने बनाए, ये एक्चुअली में 100 होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि बस चलो 80 बना दिए काफ़ी होगा, ये 100 में कन्वर्ट होनी चाहिए थी। और ये अगर 3 लोगों ने 20-20 और बना देते तो 60 हमारे ऐसे ही ज़्यादा हो चुके होते। तो काइंड ऑफ आई थिंक इन लोगों ने, आई डोंट नो वाई, क्यों अपना 80s में जाकर अपना विकेट थ्रो करना चाहा। दे कुड हैव इजीली कन्वर्टेड दैट टू 100 जिस तरीके से लोग खेल रहे थे, एंड आई थिंक दे शुड हैव डन दैट। मतलब पर्टिकुलरली केएल राहुल एंड जायसवाल, जडेजा का केस थोड़ा अलग था, उसको डिस्कस करेंगे भी। बट यहाँ से ना जिस तरीके से दोनों विकेट थ्रो करा है, कमिंग ऑन टू श्रेयस अय्यर नाउ, ये टेस्ट मैच में उसने बिल्कुल ही अपना चांस गवा दिया है। आई स्टिल थिंक ही विल नॉट बी बेंच्ड अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि अभी विराट कोहली लैक ऑफ ऑप्शंस है, कर ही नहीं सकते बेंच अभी। मतलब ये लैक ऑफ ऑप्शंस तो मैं नहीं कहूंगा भाई, इंडिया के पास कभी भी लैक ऑफ ऑप्शंस नहीं होते। मतलब स्पेसिफिकली इन द सेकंड टेस्ट मैच स्क्वाड तो ऑलरेडी आ चुकी है, एंड रजत पाटीदार है अपना जो उसको भी खिला सकते हैं भाई चाहो तो। हाँ, बट आई थिंक मतलब करेंगे नहीं, होने नहीं वाला। बेसिकली पॉइंट ये है कि एवरी सिंगल टेस्ट मैच काउंट्स फॉर हिम नाउ, बिकॉज जैसे ही विराट कोहली वापस आएगा मोस्ट लाइकली अय्यर बाहर होने वाला है। एंड ये लोग जो कह रहे थे कि भाई स्पिन को डोमिनेट करता है, आई नो दैट, बट वो लिमिटेड ओवर्स की कहानी है। अब लास्ट ईयर बीजीटी को भी देखोगे ना, जब मार्च में हुआ था, चारों टेस्ट मैच में उसका कोई अच्छा रिकॉर्ड था नहीं, राइट। तो आई डोंट सी हाउ he now stays in the test team unless कोई भाई मिराकुलस सेंचुरी ही आ जाए अगले मैच में, तो वरना कुछ बचाने को है नहीं उसके पास। जिस तरीके से विकेट थ्रो करा बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रन मारने की टीम में अपार्ट फ्रॉम गिल, एंड आप ही वैसे विकेट थ्रो करके आ रहे हो, राइट। चलो आपने विकेट थ्रो करा सो करा, आपने कहा कि मुझे अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, बट उसको भी आपने गोली दे दी सेकेंड इनिंग्स में आके, जो हम बात करेंगे बाद में, फोर्थ इनिंग्स बेसिकली इंडिया की। अब यहां से हम लोग बात करते हैं जडेजा, केएस भरत और अक्षर पटेल की, बिकॉज अश्विन आता है, अश्विन को जडेजा रन आउट करा देता है। क्विक वर्ड ऑन दैट, उसमें क्या लगता है, क्या गलती थी? ऑब्वियसली आई थिंक गलती थी। किसकी गलती थी? जडेजा की। क्यों? भाग जाना चाहिए था उसे कॉल पे, नहीं भागता उस टाइम पे एंड रन आउट हो जाता है। आई थिंक केप्ट वाचिंग द बॉल, जो कि हमने गिल के लिए कहा था जब रोहित शर्मा को लगाया था, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड ऑब्वियस रन था वो भी अश्विन ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था वहां तक, तो भाग जाता तो रन हो जाता आराम से कंप्लीट। And usually you don't get to see this between Ashwin and Jadeja. This was one of those cases, and obviously it won't happen again. And जिस तरीके से अश्विन ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी है डे 4 पे, डोंट यू थिंक अगर अश्विन वहां पे टिका होता तो शायद 30-40 रन वही मार दिए जाते हैं? ट्रू डेफिनेटली, बिकॉज ही वाज बैटिंग रियली वेल। हम आगे आएंगे उस पर। बट मतलब केएस भरत ने मुझे बहुत सरप्राइज करा बैट के साथ इस बार। सेम जडेजा ने तो चलो पता है हमें बिग ओकेजन से मार के दे सकता है, 80 रन मारे भाई। आई थिंक जडेजा की इनिंग्स की पर्टिकुलरली बात करी जाए, इनिशियली ही वाज वेरी टेंटेटिव, 2-3 उसे लॉफ्टेड शॉट मारे थे जो कि ना चौके हो ना छक्के हुए, वो बीच में आके ठक करके रख गए थे, एंड फील्डर्स बस पहुंच नहीं पाए बाई चांस। वहां से उसने अपने नर्व्स को थोड़ा सा काम करा, एंड फिर उसने वो लीडरशिप रोल अक्वायर करा भाई कि मैं अब डिक्टेट कर रहा हूँ गेम कैसे खेलने वाले। केएस भरत से ऊपर बैटिंग करने के लिए आया है, वो बहुत वैल्यू है उसकी बैटिंग की। उसने वो चीज़ इम्बाइब करी, एंड जिस टाइप की बैटिंग करी थी, क्वाइट फ्रैंकली बहुत डिमोरलाइजिंग होगा वो इंग्लैंड के लिए। कि नंबर 6 पे अपना 4 डाउन पे आके एक ऑलराउंडर, ऑल्दो ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, इस तरीके से पिटाई कर रहा है कि कोई वैल्यू ही नहीं है बॉलर्स की भाई। इट वॉज अ ग्रेट इनिंग्स इन दैट एस्पेक्ट, एंड अल्टीमेटली दिस इज ऑल एक तरीके से एग्जाम्पल दे दिया जडेजा ने कि जो भी लोग डाउट कर रहे थे वो एक्चुअली में करना नहीं चाहिए जडेजा को, क्योंकि एक बड़ी इनिंग्स ला के दे दी है, दैट टू अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड टीम को ज़रूरत भी थी उस टाइम पे ऐसी बड़ी इनिंग्स की। तो अगेन ही हैज़ प्रूव्ड भाई कि व्हेन ही इज एट हिज बेस्ट व्हाट ही कैन डू। एंड यहाँ पे केएस भरत के ऊपर क्या कहना चाहते हो भाई?
मैं एक्चुअली मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो उसने इनिंग्स खेली है। वेरी ऑनेस्टली आई थिंक जो लास्ट इनिंग्स में भी उसने जितना खेला था, आई थिंक जब तक वो था काफ़ी सेफ खेल रहा था। अल्टीमेटली आउट थोड़े अजीब तरीके से होता है, बट जितना खेल रहा था उतना तो सेफ खेल रहा था। एंड दिस वाज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट देन व्हाट आई सॉ इन द WTC फाइनल। आई थिंक पहली इनिंग में तो विकेट थ्रो करा है उसने अपना थोड़ा बहुत जबरदस्ती की स्वीप मारते हुए, बट ठीक है, आई कैन स्टिल कट सम स्लैक बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ही बहुत कम थी पहले से। रिगार्डलेस आई थिंक आई वुड कंसिडर दिस एज अ पॉजिटिव फ्रॉम दिस टेस्ट मैच कि शिखर भरत ने अपना जो है एज अ विकेट कीपर, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, ये बोनस रन हमें दिए बनाकर। कमिंग टू अक्षर पटेल, बिकॉज यही जडेजा एंड अक्षर पटेल ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे 2 बैटिंग कर रहे थे, एंड अक्षर पटेल भी भाई आके इतना सॉलिड लग रहा था उस टाइम पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे याद है डे 2 के लास्ट ओवर में उसने एंड कैसे करा, आखिरी की 3 बॉल पे छक्का चौका छक्का ऐसे कुछ करा शायद, ये चौका चौका छक्का, सुपर कॉन्फिडेंट भाई। एंड दोनों जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे डे 2 के एंड पे, इंडिया की लीड आई थिंक ऑलरेडी कुछ 150-160 कुछ हो चुकी थी, राइट। एंड इट मेड मी वंडर कि भाई यहाँ से अब डे 3 पे तो ये आतंकी मचाने वाले हैं, मतलब 50-60 रन तो कहीं के नहीं गए, 250 की लीड तो हम आराम से ले ही सकते हैं। एंड 250 तो इंग्लैंड ने पहले इनिंग में ही नहीं बनाए टोटल, तो थर्ड इनिंग में तो क्या ही बना लेंगे। मुझे लग रहा था कि डे 3 पे आके मैच खत्म होने वाला है, 100% लग रहा था मुझे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लग रहा था कि डे 3 पूरा भी नहीं टिकेगा, शायद सेकंड सेशन तक आते आते भी खत्म हो जाए, क्या पता। बट अब देखो, ये हमने पहले 2 दिन की बात करी, दिस वाज 1/2 ऑफ द टेस्ट मैच जहाँ पे इंडिया ने बैट और बॉल दोनों के साथ डोमिनेट करा, तोड़ाई करी है बेसबॉल की। ये पहले 2 दिन पूरे के पूरे इंडिया के थे अगर हम टोटलिटी में देखें तो, राइट। बट यहाँ से एक पूरा टोनालिटी में चेंज आता है, पूरे वाइब में एक चेंज आता है जैसे ही डे 3 शुरू होता है। सबसे बड़ा जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, जो पहला टर्निंग पॉइंट होगा, वो ये था कि डे 3 के पहले सेशन में आके जब अक्षर पटेल और जडेजा इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हमने सिर्फ 15 रन और बनाए, सिर्फ 15 रन, जहां पे हम 50-60 रन मिनिमम सोच रहे थे, right. सिर्फ 15 रन और हमने बनाए पहले सेशन में आके डे 3 पे। वो आई थिंक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मैं यही कहूंगा कि अल्टीमेटली जब अक्षर पटेल और जडेजा पिच पे होते हैं एंड इतने ज़्यादा तगड़े फॉर्म में होते हैं, यू नो कि आपने लास्ट पिछले दिन ही आके कितनी अच्छी इनिंग्स खेली है, ऑब्वियसली एवरीवन वुड बी एक्सपेक्टिंग कि इससे 200 तो पार करना ही करना है आराम से। 200 भी मैं कम कह रहा हूँ एक्चुअली में, 200 लीड में, हाँ, कि इतना तो पार करना ही करना है। बट हाँ, वो नहीं हो पाता एंड इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग अल्टीमेटली कि दोनों मिला के भी पहुंच नहीं पाए। 190 सिर्फ 15 रन और बनाया आपने। एंड यहीं पे आई थिंक अगेन जो अल्टीमेटली आता है बाद में, अपना बुमराह आता है इसके बाद, उसके बारे में भी यही कहूँगा कि मतलब हम लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे भाई, कि हमारे जो नीचे जो बैट्समैन है अल्टीमेटली, ये तो चलो बैटिंग हमारी काफ़ी लंबी थी, अगर पेसर खेल रहे तो हमारी इससे भी पहले खत्म हो जाती बैटिंग। बट बुमराह सिराज इन दोनों को लास्ट डे पे आके इनने जो बैटिंग करी है, हम 35 रन चाहिए थे, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कुछ कि हो भी पाएगा। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की टीम तो पैट कमिंस वगैरह, इनसे तो आप करते कि ये तो मारेंगे ही मारेंगे इतना। पता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे ना लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार अगर हमें आखिरी के 2 बैट्समैन पे डिपेंड करना पड़ रहा है तो हम पहले ही हार चुके हैं। हाँ, आई थिंक बहुत वैलिड है वो बोलना, बट बेसिकली क्या होता है ना, जिंदगी में इन जनरल भी तुम हर चीज को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। हाँ, राइट। तुम ये स्टेटमेंट बोल के अकाउंटेबिलिटी एकदम एस्केप नहीं कर सकते किसी से भी। हाँ, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री एंड ऐसा नहीं है कि आपको नेट में बैटिंग करने को नहीं मिलती है, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ स्किल सेट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीबॉडी, स्पेशली इन मॉडर्न डे क्रिकेट, जहां पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप के प्लेयर का बोला बाला है कि भाई मैं थोड़ी फील्डिंग भी कर लेता हूँ, बैटिंग भी कर लेता हूँ, मेन स्किल तो बॉलिंग है ही। एंड बुमराह हैज शोन अस दैट स्किल इन द पास्ट। टेस्ट मैच की हिस्ट्री का हाईएस्ट रन इन एन ओवर बुमराह के ही है। बुमराह जिस तरीके से पहले इनिंग में आउट राइट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। एंड वही लोग कहेंगे कि भाई उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो, बट मैं बता रहा हूँ, डोंट लेट एनीबडी एस्केप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय पुटिंग आउट दिस स्टेटमेंट कि हमें क्यों, भाई उनको करना चाहिए था जो मेन बैट्समैन थे। सही बात है, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हो पिच पे तो आप कंट्री के लिए अपना बेस्ट शॉट नहीं दोगे। एंड द वे ही गॉट आउट वाज नॉट हिज बेस्ट शॉट क्लियरली। भाई वो शॉट की बात करना, वो शॉट खेल ही नहीं गया पूरा, भाई बैट सामने आया ही नहीं पैड के, पता नहीं क्या सोच रहा था। रिगार्डलेस सिर्फ 15 रन और बनते हैं। जडेजा जिस तरीके से आउट हो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगा, बिकॉज वही था कि बैट पे लगी, पैड पे लगी। राइट, वी हैव सीन दिस हैपन बिफोर टू कोहली एज वेल। थोड़ा आई थिंक वो टेक्नोलॉजी का वो है, इससे आगे प्रिसाइज हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता, एंड क्योंकि ऑन फील्ड आउट दिया इसलिए वो भी आउट दे दिया। राइट,
तो वो ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर था। तो अब हम लोग वी कैन क्राई अबाउट इट बट देयर इज नो पॉइंट। तो मतलब वो अगर हम उनके जगह पे होते तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता। तो उसमें कोई मैं बहुत चीटिंग है कुछ ऐसी कोई मैं फालतू का डिबेट अराइज ही नहीं करना चाहता उसमें। इंडिया ऑल आउट हो जाती है, एक वन आई थिंक 190 कुछ की लीड थी हमारी। अब यहाँ पे थर्ड इनिंग्स पे आते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो रूट भाई? चार विकेट एंड किसी आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि ये हाईएस्ट विकेट टेकर होगा। नहीं वो ठीक है बट अब देखो भाई, हालांकि यार यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट गाय आल्सो बिकॉज टेल एंडर्स को भी आउट करने का स्किल है, करा तो है। हाँ करा तो है, तो क्रेडिट जाता है भाई। मतलब आई वाज अबाउट टू से कि यार ठीक है किस टाइप के विकेट लोगे तो देखो, बट नहीं भाई, राइट, टेल एंडर्स को भी आउट करने की क्वालिटी होती है, एक आर्ट होती है। क्रेडिट टू हिम भाई, जो रूट को क्रेडिट जाता है। उसका एक्चुअली में इंडिया में बॉलिंग रिकॉर्ड इज क्वाइट गुड इन टेस्ट मैचेस पहले से भी। जो उसका एवरेज है बॉलिंग का, इट इज लोअर देन शेन वॉर्न एंड शोएब अख्तर, पता नहीं कितने कितने लोग हैं इंडिया में जब आते हैं तो कुछ है भाई, ज्यादा टोट का कुछ चल रहा है उसका। अब जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आती है, अभी यहाँ से ऑलरेडी हमारी वाइब थोड़ी पलटनी शुरू हो चुकी थी। इंग्लैंड अब पहले सेशन में जो बचा हुआ सेशन था, जब इंडिया ने 15 रन मारे, उसके बाद जितना भी सेशन बचा हुआ था, 90 बॉलें खेली उन लोगों ने, 15 ओवर खेले, 89 रन मार दिए। आई थिंक ये उस टर्निंग पॉइंट पे ना वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात कर दी इन लोगों ने कि इंडिया ने कहा, हमने सोचा था 50, 60, 80 रन बनेंगे, सिर्फ 15 रन बने, और उल्टा उन्होंने 80 रन और मार दिया, 80-90 रन मार दिए पहले सेशन के अंदर ही। तो अगर 190 की लीड है और तुमने 90 रन जो है पहले सेशन में ही मार दिए, डू यू इमेजिन कितना ज्यादा हद तक इन लोगों ने प्रेशर निगेट कर दिया है। एंड इसमें एक हाईलाइट क्या था, बेन डकेट और अपना ओली पॉप जो भी भाई नाम जैसा भी है, रिवर्स स्वीप जिन लोगों ने लॉन्च करी हुई थी उस टाइम पे, दैट वाज अ साइट टू बिहोल्ड। जिस तरीके से इन लोगों ने रिवर्स स्वीप को एग्जीक्यूट करा हुआ है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनसे पूछा गया था इनिंग्स के बाद कि भाई आप कैसे कर रहे हो ये लोग कहते हैं भाई अ रिवर्स स्वीप फॉर मी इज एज सेफ एज अ फ्रंट फुट डिफेंस, क्योंकि मैं बचपन से करते हुआ आ रहा हूँ। ये रिस्की शॉट लगेगा लोगों को बिकॉज कन्वेंशनली लोग खेलते नहीं है, हम लोगों को भी लग रहा है बिकॉज हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते इतना, बट जो बंदा बचपन से खेलते हुए आ रहा है उसको कहाँ मुश्किल आएगा, कहाँ रिस्क थोड़ा वही है ना कि जिसने ये चीज मास्टर कर रखी हो। जैसे अब सूर्य कुमार यादव को लेट के छक्का मारते देखोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई क्या रिस्की शॉट लिया, ये तो मार देता है। और वहीं पे विराट कोहली करेगा तो हमें लगेगा क्या कर रहा है भाई। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट कि ओली पोप ने बचपन से ही जिस चीज का प्रैक्टिस कर रखी, ऑब्वियसली ही इज अ मास्टर एट इट नाउ। एंड यहाँ से ना ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट सेशन क्लियरली बिलोंग टू इंग्लैंड डे 3 पे, और फिर हम डे 3 के सेकंड सेशन पे आते हैं जब इंडिया लंच के बाद आई, और यहाँ पे आई थिंक वी मेड अ कमबैक बिकॉज हमने 4 विकेट निकाल लिए थे एंड कुछ 80-85 रन नहीं दिए थे, ज्यादा रन नहीं दिए थे, ऑल थैंक्स टू मेजरली बुमराह, जो उसने पहले तो बेन डकेट को आउट करा, राइट, बोल्ड मारा, प्लेड ऑन हुआ सेंचुरी, और उसके बाद जो रूट को आउट करा, आई थिंक दैट वाज वेरी क्रूशियल। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अभी तक जितने भी विकेट गिरे हैं, नोटिस हाउ किसी ने भी अपना विकेट थ्रो नहीं करा है। ये फर्स्ट लर्निंग थी इंग्लैंड की, राइट। जो पहले सेट ऑफ इनिंग्स हुए हैं, इंडिया की पहले बैटिंग और इंग्लैंड की पहली बैटिंग, ये 2 इनिंग्स हुई हैं, वहां पे इंग्लैंड पूरा डोमिनेट हुई है इंडिया से, बहुत प्रॉब्लम्स थी बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। नाउ यू विल सी एज वी डिस्कस कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को इन लोगों ने इंप्रूव करा है। पहला इंप्रूवमेंट क्या, बैस बॉल के नाम पे अंधे होके बैट मत चलाओ, रिस्पेक्ट द कंडीशंस, रिस्पेक्ट द बॉलर इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन ट्राई टू मैनिपुलेट इट। एग्जैक्टली वही करा है। जो रूट डिड नॉट गेट आउट while throwing his wicket. Ben Duckett, you can argue kind of, but it was still a much more respectable shot. क्या था भाई, Crawley did not throw away his wicket. It was due to the brilliance of Ashwin. जिस तरीके से उसने राउंड द विकेट आके एक आर्म बॉल फेंकी, एज लेके पीछे चली गई एंगल के साथ, राइट, डिड नॉट डिफेंड करने जा रहा था, नॉट हिज फॉल्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थैंक्स टू बुमराह दोस 2 विकेट्स टाइड दोबारा इंडिया की तरफ पलटते हुए दिख रही थी, बट इंग्लैंड ने काइंड ऑफ लीड ऑलमोस्ट कवर कर ही ली थी। आई थिंक 160-170 रन कुछ बन चुके थे इनके, बट 5 विकेट भी गिर गए थे। अब आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई कि इंडिया जो है जल्दी से आखिरी के 5 विकेट रैप अप कर दे डे 3 पे, और फिर बैटिंग करने के लिए जो बचे कुछ 30-40 रन होंगे वो तो जल्दी से चेस कर ही लेंगे, राइट। बट यहाँ पे कुछ एकदम ही उल्टा होता है। ओली पॉप और अपना ये बेन फोक्स ये एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू करते हैं। इनकी पार्टनरशिप भी आई थिंक इट वाज क्वाइट डिसेंट इफ आई रिमेंबर, कुछ 80-90 कुछ रन की थी। एंड मेन पता प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे अब हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, हाउ ही काइंड ऑफ फॉल्टर्ड इन द सेकंड इनिंग्स, राइट।
जो फील्ड सेटअप्स वर्क कर रहे थे पहली इनिंग में, वो दे आर नॉट एग्जैक्टली वर्किंग इन द सेकंड इनिंग्स और मतलब इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स विच इज द थर्ड इनिंग्स. क्यों? क्योंकि अब इंग्लैंड का अप्रोच काइंड ऑफ चेंज्ड. वो विकेट को थ्रो करने नहीं जा रहे थे. दे वर वेरी माइंडफुल कि हम लोग टैप करके सिंगल भी ले सकते हैं. सेकेंडली, जो ये रिवर्स स्वीप और स्वीप का जो इन लोगों ने चालू करा ऑन स्लॉट, उससे हमारे बॉलर्स भी कहीं ना कहीं उनकी लाइन और लेंथ उन्हें चेंज करनी पड़ी. वॉट इन माई ओपिनियन वी कुड हैव डन बेटर इज, इवन फॉर द बॉलर्स, अश्विन जडेजा के लिए भी, एंड आई एम श्योर वो इसको ऑलरेडी एनालाइज कर चुके होंगे, अगले मैच का गेम प्लान बना चुके होंगे अभी तक, कि भाई अगर कोई बंदा रिवर्स स्वीप या फिर स्वीप मारे जा रहा है, मारने दो. कितनी मारेगा? टेस्ट मैच है ना, T20 तो है नहीं कि 20 हो रही है कि एवरी सिंगल रन काउंट. बचा के खेलना है. मारो भाई. तुम सेम टप्पे पे बॉल डालते रहो. कितनी मार लोगे रिवर्स स्वीप? 10 लगातार मारोगे, 11वीं पे तो मुझे विकेट मिल ही जाएगा. तो 2 ओवर के अंदर मुझे तुम्हारा विकेट मिल गया. कोई फायदा नहीं है रिवर्स स्वीप मारने का. दैट कंसिस्टेंसी एंड टू बैक योर सेल्फ कि भाई नो मैटर बैट्समैन सामने से क्या शॉट मार रहा है, मेरा टप्पा चेंज नहीं होगा. आई थिंक वो शायद एक चीज थी जो कि हम इम्प्रूव कर सकते थे. ऑल्दो रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हमने एनालाइज करा था कि हमने किन एरियाज में बॉलिंग करी एंड आई वाज क्वाइट सैटिस्फाइड. ऐसा कोई चेंज था नहीं. तो आई गेट वेयर ही मस्ट बी कमिंग फ्रॉम, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन. मुझे ऐसा लगा. आई थिंक द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज कि अश्विन के साथ ये चीज़ हुई, क्योंकि यूजुअली अश्विन इज दैट गाय जो कि ऐसे आता नहीं है, एंड गेम्स में आता नहीं है. इवन स्टीव स्मिथ के साथ कितनी बार हमने बीजीटी में देखा है कि वो कुछ उल्टी सीधी चीजें करेगा. वार्नर क्या लेफ्टी बन के खेल रहा था उसको, वो वही करेगा जो उसे करना है, और अल्टीमेटली विकेट भी लेके जाएगा. तो दैट वाज प्रोबब्ली द सरप्राइजिंग. ऑनेस्टली अश्विन वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स फॉर अस. ओके, 6 विकेट लिए उसने. जिस तरीके से वो इंटाइस कर रहा था बैट्समैन को, आई थिंक ही वाज दैट वन गाय जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में हु वाज स्टिल नॉट एज अफेक्टेड बाय दिस एज मे बी व्हाट वन कुड बी. बुमराह पे तो चलो चीज़ें अलग है, बिकॉज पेसर को तुम कितनी रिवर्स स्वीप मारोगे, उसको खेलने का तरीका अलग होता है. बट हाँ, अश्विन का भी अभी उसके आएंगे, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी परफॉर्मेंसेस को. इसमें भाई ये पार्टनरशिप बनती है, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप बनती है. फिर अल्टीमेटली बेन फोक्स आउट होता है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है भाई? नेक्स्ट डे पे मूव करते हैं विच इज डे 4. ठीक है, रेहान जो है इनका, उसको तो बुमराह जल्दी चटका देता है. बट उसके बाद इनका आता है हार्टली. हार्टली और ओली पॉप के बीच की जो पार्टनरशिप हुई है 4th डे पे, आई थिंक उससे बड़ी प्रॉब्लम कोई थी ही नहीं भाई. मेरे ख्याल से इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो 80-90 रन तो ऐड करें इस पार्टनरशिप में. 6ठी-7वीं विकेट में अगर आप 80-90 की पार्टनरशिप दे रहे हो, एंड दीज आर नॉट मेन बैट्समैन, ऑलराउंडर्स भी नहीं है ये. अश्विन जडेजा जैसे होते हैं नंबर 6 नंबर 7 पे, वो अलग बात होती है भाई, उनसे रन खा रहे हो समझ में आता है. बट दीज आर नॉट योर प्रॉपर बैट्समैन. तो ओली पॉप एक जगह से टिका हुआ है, बट दूसरे एंड से क्या हम विकेट ले पा रहे हैं, वो आई थिंक थोड़ा सा लोग वहां पे डीरेल हो गए. आई ऑल्सो थिंक कि ओली पॉप वाला तो चलो लाइक समटाइम्स किसी दिन पे किसी बैट्समैन का होता है कि भाई वो आउट हो ही नहीं रहा होता. बट जो बाकी बेन फोक्स ले, ये रेहान अहमद ले ले और टॉम हार्टली, इन लोगों ने जो 30-40 रन बना के इन लोगों ने जो ऐड करा है, वो अल्टीमेटली काफी ज्यादा अफेक्ट करा है टोटल स्कोर को. एंड मैंने जो पहला टर्निंग पॉइंट कहा था ना कि डे 3 की स्टार्टिंग में, जब डे 2 के एंड पे इंडिया डोमिनेट कर रही थी, और डे 3 की स्टार्टिंग पे आके हम सिर्फ 15 रन बना पाए, और जब जडेजा अक्षर आए थे. ये सेकंड टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए. डे 4 की स्टार्टिंग, यहाँ पे इंग्लैंड ने क्या करा, इंग्लैंड ने कम से कम 110-20 रन और ऐड करे, हमने सिर्फ 15 ऐड करे थे. राइट. तो हमने विद द बैट मेसअप कर दिया डे 3 मॉर्निंग में, और विद द बॉल थोड़ा मेसअप करा डे 4 मॉर्निंग में. बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल के आई है कि जब भी हम लोग नेक्स्ट डे की तरफ जा रहे थे, वी वर नॉट एट आवर ए गेम. सेम थिंग हैपेंड ऑन डे 2 ऑल्सो, जब जयसवाल और गिल जल्दी आउट हो गए थे. वो थैंकफुली फिर हमें अय्यर और के राहुल ने थोड़ा बचा लिया. राइट. वरना वहां पे भी हम लोग के हिकअप्स आ गए थे पहले ओवर में आउट हो गए जयसवाल, तो हिकअप तो आ ही रहा है ना. तो ये हमारी लर्निंग होगी यहाँ पे कि हर दिन जब नया शुरू होता है तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो. डोंट कैरी द एरोगेंस और द बर्डन ऑफ योर प्रीवियस डेज परफॉर्मेंस. राइट. यहाँ पे ये लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप में आते हैं. एज आई सेड 80-90 रन ऐड करते हैं, सब मिला जुला के अल्टीमेटली वो अश्विन और बुमराह टेल को रैप अप करते हैं. बट दे स्टिल गेट अ टारगेट ऑफ अराउंड 230 कुछ था. 236. इस इनिंग से हमारे क्या पॉजिटिव्स रहेंगे इन योर ओपिनियन? बुमराह ने 4 विकेट लिए, अश्विन ने भी 3 विकेट लिए, बट इफ यू हैव टू पॉइंट आउट एट समथिंग, क्या है? आई थिंक पॉजिटिव तो प्रॉब्ली एक ही होगा,
दैट इज ओनली बुमराह। एंड बुमराह का भी मतलब पीपल विल से कि ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बट इस विकेट पे 4 विकेट लेना इट इज़ नॉट अ नॉर्मल डील। ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी बात है जिस तरीके से उसने विकेट लिया और जिसके विकेट लिए उसने। प्रॉब्ली ही वॉज द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर एंड वो देख के पता चल रहा था। बाकी प्लेयर्स का ये बॉलिंग में हम लोग आई थिंक थोड़ा लैक करे, एंड एज यू सेड की कैप्टेंसी में भी थोड़ी वो एग्जैक्टली वो इंटेंट नहीं दिखा रोहित शर्मा की तरफ से भी। मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था उस टाइम पे कि कौन सी साइड पकड़े हम लोग। पर्टिकुलरली ऑन डे 4 मॉर्निंग जब इन लोगों ने पार्टनरशिप करी है, ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज नॉट प्रोएक्टिव। वो एग्रेशन नहीं दिख रहा था कि भाई थोड़ा बैकफुट पे है कि अब विकेट कब आएगा, आना होगा तो आ जाएगा जब आएगा। थोड़ा वैसे एटिट्यूड लग रहा था, चाहे वो फील्ड से कह लो चाहे एनर्जी से कह लो। तो आई थिंक वहां पे कैप्टेंसी बेटर होनी चाहिए थी। दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम विद रोहित शर्मा's कैप्टेंसी इन द थर्ड इनिंग्स। राइट, बट अ वर्ड ऑन ओली पॉप ऑल्सो 196 मारे। हाउ वुड यू रेट दैट इनिंग्स? आई थिंक क्रेजी इनिंग्स थी। एज आई थिंक बेन स्टोक्स ने कहा था, नहीं सॉरी रोहित शर्मा ने ये चीज़ कही थी कि प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स बाय अ फॉरनर ऑन इंडियन सॉइल। एंड वो देख के लग भी रहा था क्योंकि थ्रू आउट दैट इनिंग्स ओली पॉप जैसे फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुआ था, एज यू सेड कि मोस्टली सारे बैट्समैन मार मार के रिस्की शॉट खेल के आउट हुए थे। इसमें उसने प्रॉपरली बॉलें भी काफ़ी ली हैं, पहली बात तो जितने रन बनाए उसमें, एंड जैसे भी उसने काफ़ी एक्साइटिंग इनिंग्स थी, जैसे रिवर्स स्वीप खेल रहा है, स्वीप खेल रहा है, देख के मज़ा भी आ रहा था। यूजुअली यू डोंट गेट टू सी दिस काइंड ऑफ शॉट्स इन टेस्ट मैचेस। तो वो खेल के इतना रिस्क फ्री रह के उसने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली। 196 उसने खुद बनाया, 190 की हमारी लीड थी, तो लीड तो उसने खुद ही अकेली कवर कर ली। तो देखना काफ़ी एंटरटेनिंग था एंड हर्टफुल भी था ऑब्वियसली एज एन इंडियन फैन कि आपके सामने कोई इतने रन बना रहा है। बट हाँ भाई, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अगर आप नोटिस करो, जो अभी हमने बात की ना कि रोहित शर्मा की पहले इनिंग से दूसरी इनिंग में क्या गलतियां रही, इंग्लैंड की बात करते हैं कि पहले इनिंग में क्या गलती थी जो उन्होंने दूसरी इनिंग में अच्छी कर ली। जब पहली बार बैटिंग कर रहे थे, एज आई सेड, माइंडलेस थोड़ा अप्रोच था। इस बार नोटिस हाउ ऑलमोस्ट नन ऑफ द मेन बैट्समैन थ्रू अवे द विकेट्स। तुम जो रूट की बात कर लो, तुम बेयरस्टो की बात कर लो, तुम क्रॉली की बात कर लो। ओली पॉप तो चलो एंड तक था इसलिए उसने फिर वो मार के आउट हुआ क्योंकि टेल एंडर्स के साथ में। बेन फोक्स को भी यू कुड आर्ग्यू ही डिड नॉट रियली थ्रो अवे हिज विकेट। सारे जो मेन बैट्समैन है, बेन स्टोक्स की बात कर लो तुम, अश्विन ने जो ब्यूटी डाली थी, राइट, सारे बंदों ने विकेट अपना थ्रो नहीं करा इस बार। तो सेकंड मतलब इनकी जो थर्ड इनिंग्स थी मैच की, इनकी सेकंड इनिंग्स थी, विद इन अ स्पैन ऑफ अ कपल ऑफ डेज इन लोगों ने इतना इंप्रूव करा अपनी बैटिंग के अप्रोच को। आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल चीज़ थी, बहुत बड़ी बात है ये कि आप जिस अप्रोच को लेके आए थे, बैस बॉल, अब वो इंग्लैंड जीत गई तो हर चीज़ को बैस बॉल ही कह रहे क्योंकि इंग्लैंड जीत गई है। बट बैस बॉल व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, जो इंटेंट के लिए वो स्टैंड करता है, जो मतलब है उसका बैस बॉल का, इट वाज नॉट देयर इन द थर्ड इनिंग्स, जो कि इंग्लैंड की जो सेकंड इनिंग्स काफ़ी डिफरेंट था। राइट, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच था, रिस्पेक्टफुल अप्रोच था, उसमें अपना फ्लेवर थोड़ा ऐड करा हुआ था बैस बॉल का। बेसो को देखो जिस तरीके से आउट हुआ वो, स्टोक्स को देखो जिस तरीके से आउट हुआ वो, हमारे अश्विन जडेजा का मास्टर क्लास दिखता है वहाँ पे। बट दैट डिड नॉट डीरेल द रिमेनिंग बैट्समैन कि यार हम लोग थोड़ा होता ना मेंटली हार जाए कि यार ये तो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे। जो बेसो को तुमने विकेट देखा था? नहीं। आई वुड लाइक टू ऐड अ कपल ऑफ टेक्निकलिटीज है, थोड़ा शायद कुछ सीखने को मिले सबको। बेसो जिस तरीके से आउट हुआ है, बेसिकली जडेजा ने ऑफ स्टंप पे एक बॉल फेंकी थी, फोर्थ स्टंप पे बॉल फेंकी थी, वहाँ से पड़ के अंदर आ गई। बेसो लीव कर रहा था, सोच के कि मैं बाहर पड़ेगी, टर्न अच्छा, और बोल्ड हो गया। ओके, इट्स अ टिपिकल सेटअप जो था ना कि कुलदीप यादव को की जगह अक्षर पटेल को क्यों खिलाएंगे, यही रीजन था कि फिंगर स्पिनर की कौन सी बॉल पड़ के स्पिन करेगी, बाहर होगी, और कौन सी पड़ के एंगल के साथ अंदर आ जाएगी, उसको खुद ही नहीं पता होता। तो उसको बस एक टप्पे से डालते रहने, वहीं से एक बॉल पड़ के बाहर जाएगी, एक पड़ के अंदर आएगी। एंड बेस्टो ने वो एरर ऑफ जजमेंट करा, वो बॉल पड़ के अंदर आ गई, बोल्ड हो गया। बेन स्टोक्स के लिए मैं जल्दी से कहूँगा बिकॉज ही इज ऑल्सो अ मेजर प्लेयर देयर। अश्विन ने जिस तरीके से आउट करा है, बाय द वे मोस्ट डिसमिस्ड बैट्समैन बन गया अश्विन का टेस्ट में। राइट, बहुत तगड़ी बॉल थी। आई जस्ट वंडर बिकॉज उस डिसमिसल का ना हमें साइड व्यू से वो नहीं मिला, रिप्ले नहीं मिला साइड कैमरा से। मुझे ऐसा लगा था कहीं वो छोटे पैरों से खेल रहा था, बहुत ज्यादा छोटे पैरों से। व्हाट डज दैट मीन? मतलब फ्रंट फुट पे जब आप आते हो तो पैर बहुत आगे तक लेके आना, या फिर एकदम छोटे छोटे पैर से खेलना, समझ रहे हो मतलब कि बहुत छोटा स्टेप आगे लिया, कम होना बीच में, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जब स्पिनर्स को खेलते हो ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बॉल जहाँ टप्पा खा रही है वहां तक अपना पैर लेके जाओ और एकदम वहीं पे बॉल को डेड करो। छोटे पैर से खेलने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन कंडीशन में ज्यादा होता है, जहाँ पे पेसर्स चल रहे होते हैं। बिकॉज छोटे पैर से आप क्या होता है, स्विंग को नेगेट करते हो आप,
ओके अगर आपने पहले ही पैर लंबा निकाल के प्लांट कर दिया फिर बॉल सामने से स्विंग हो गई तो फिर आप बैट फेंकोगे अपना, लेके हाँ चली जाएगी, राइट। तो छोटे पैरों से खेलते हो कि आप कमिट नहीं कर रहे हैं, एंड मोमेंट तक बॉल को वॉच कर रहे हैं। विथ स्पिन इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। स्पिन यू कैन नॉट वेट कि हम देखूंगा मैं स्पिन होते हुए फिर मैं वॉच करूंगा, तब तक बॉल निकल जाएगी भाई। तो मैं डेड करनी है बॉल, टप्पे पे आके तुम डिफेंड कर रहे हो तो वही है कि वो कल्चर अलग है। इंग्लैंड में लोग ऐसे बैटिंग करते चल जाता है, यहाँ नहीं चलेगा। तो इट वॉज जस्ट एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देयर। बट नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स की बात करते हैं जो कि इंडिया की बैटिंग थी। लोग बैटिंग करने के लिए आते हैं भाई, जायसवाल और गिल को एक ही ओवर में अपना हार्डली आउट कर देता है। दोनों का डिसमिसल तुमने देखा था, हाँ। क्या कहना उसके बारे में? आई थिंक थोड़ा जायसवाल का भी मैं यही कहूँगा कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली कैन आई से अबाउट दिस। आई थिंक सेटल इन हुए नहीं थे उस टाइम पे, एंड जायसवाल भी मार तो कहाँ आउट हुआ था इस बार। हाँ, तो आई थिंक उस वक्त वो भी थोड़ा डबल माइंड में था कि मेरे को मारना है नहीं मारना, कैसी अप्रोच रखनी है, क्योंकि जो बैटिंग हमारी जब पहली थी सेकंड इनिंग्स में, उसमें तो हमें दिख गया था कि कैसे खेलने वाला वो। फ्रॉम बॉल 1 आके वो मारने ही जा रहा था, एंड वो काफ़ी तगड़ा सक्सेसफुल हुआ भी था उसमें। बट आई डोंट थिंक दैट सेम एग्जैक्ट दैट इंटेंट वाज देयर इन दिस इनिंग्स, सो मे बी उसके चक्कर में। ऑल्दो आई मस्ट से जब तक वो बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक 10 ओवर कुछ में 40-45 रन बन चुके थे रोहित शर्मा की जैसे जब बैटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई तो आराम से क्रूज कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वहां पे जिस तरीके से जायसवाल आउट हो, थोड़ा मुझे वियर्ड लगा पर्सनली कि थोड़ा डबल माइंडेड हुआ। ये स्टेप आउट करके बॉल की टिप तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर हाफ हार्टेड शॉट खेल रहा था। एंड वंस अगेन अ ग्रेट कैच बाय ओली पॉप ऑन शॉर्ट लेग भाई। वो शॉर्ट लेग पे कोई भी कैच पकड़ना आसान नहीं है, मुश्किल है। हाँ, राइट। उसके हाथ में फंस गई। हाँ, वो हाथ हिलाने का भी टाइम नहीं होता, वो लक की बात है कि जहां तुम्हारा हाथ है वहां पे बॉल आके फंस गई, राइट। तो अब ये बात है कि ऑफ कोर्स है जिस टाइप का ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही खेलता है जायसवाल। ये अभी एक क्या कहते हैं उसको गिव एंड टेक रहेगा यहाँ पे। मतलब आई थिंक उसमें भी देयर इज नॉट मच टू से इन इट, क्योंकि मतलब क्या क्रिटिसाइज क्या करोगे आप इस चीज़ को। मतलब मे बी ही शुड नॉट हैव स्टेप्ड आउट। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब अभी पहली बार वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहा है, तो इट्स नॉट लाइक ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि हम उसके बेसिस पे क्रिटिसाइज करें, जैसे हम श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल को कर सकते हैं। आई थिंक जायसवाल का तो अभी बहुत ही इनिशियल डेज है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसको एक्चुअली में। बट फिर गिल जिस तरीके से आउट होता है, हाँ, उसके बारे में क्या कहना है? वो भी डिफेंड ही कर रहा था, हाँ, वहीं पे दिए हाथों में। बट उसमें गलती क्या थी तुम्हारे हिसाब से? आई थिंक उसके एकदम मुंह के सामने उसने बॉल दे दी। ये गलती वो तो भाई डिफेंड करेगा तो मुंह के सामने ही आएगी। आई डोंट नो फिर क्या। जो ओली पॉप ने पहली इनिंग में गलती करी थी ना, हार्ड हैंड से डिफेंड करने जा रहा है, इसीलिए रोहित शर्मा तक स्लिप पे वो बॉल कैरी करी थी। हार्ड हैंड से आप झटके से बैट फेंकते हो डिफेंड करने के लिए, इसी के चक्कर में वो बॉल सिली पॉइंट तक कैरी करी है। 1 सेकेंड ओली पॉप ने वो कैच पकड़ा है। सॉफ्ट हैंड से वो डिफेंड करता तो शायद वो बॉल वहां तक कैरी नहीं करती। क्यों हार्ड हैंड से कर रहा है? आई थिंक वही बात है, मुझे आउट भी नहीं होना है, बट मुझे अपने शेल में घुस के नहीं रहना, जो गलती मैंने फर्स्ट इनिंग में करी थी। इसको मैं नेगेट कैसे करूं? आई एम वेटिंग फॉर दैट लूज बॉल जहाँ पे मैं कूद के छक्का मार दूं या फिर कड़ा शॉट मार दूं, बट उसके चक्कर में मैंने रियलाइज नहीं करा कि सबकॉन्शियसली मेरे बैट का जो ग्रिप है, मेरे हाथ है जो बैट के ग्रिप के ऊपर, वो अपने आप ही टाइट होते जा रहे हैं। समझ रहे हो? ये बहुत सबकॉन्शियस चीज होती है। एंड फिर आई एम लुकिंग टू अटैक, बट देन आई रियलाइज कि आई हैव नॉट, प्रॉब्ली दिस इज नॉट द बॉल टू हिट। फिर मैं झटके से एकदम से फेंकता हूँ विद हार्ड हैंड्स, वो बॉल कैरी कर जाती है। ओके, बहुत एक पैसिव एक प्रोसेस होती है जो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अनकॉन्शियसली आप बैट पकड़ किस तरीके से रहो, आउट होने के बाद पता चलता है। हाँ, छोटी छोटी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा, राइट। बट यहाँ से फिर थोड़ा पैनिक मोड आ गया था, एंड इसके ऊपर और ज्यादा पैनिक तब आया जब रोहित शर्मा आउट होता है। वुड यू से कि इस बार कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था? आई थिंक वही बात है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने थ्रो करा विकेट, इस बार डिफेंड ही करने जा रहा था वो भी बॉल, LBW हो गया, एंड वो बॉल अच्छी थी भी, तो आई वोंट से कि थ्रो करने जा रहा था, बट आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट सॉर्ट ऑफ था हमारी बैटिंग में, क्योंकि अच्छा खेल रहा था तब तक जितना भी खेला। पॉइंट वही है कि यू कांट रियली ब्लेम हिम बिकॉज डिफेंड करने जा रहा था, बट जिस लेवल का प्लेयर रोहित शर्मा है, यू एक्सपेक्ट बेटर। आई विल टेल यू व्हाई। उससे पहले की कितनी सारी बॉलें हार्टली की वही जडेजा की तरह स्पिन करके बाहर निकलनी थी, वो एक बॉल पड़ के एंगल के साथ अंदर आ गई। जब भी आप डिफेंड कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में, हमेशा बैट पैड के सामने होना चाहिए ताकि पैड के ऊपर बॉल ना लगे, उसके सामने बैट है उससे रुक जाए बॉल, फिर LBW नहीं होंगे आप। आई थिंक रोहित शर्मा ने वही गलती कर दी, क्योंकि उससे पहले के 3-4 बॉलें स्पिन होकर बाहर जा रही थी, तो रोहित शर्मा का बैट जो था वो भी पैड से थोड़ा साइड होता गया,
ये सबकॉन्शियस चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको हर बॉल पे 100% फोकस रखना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है, इसीलिए टेस्ट मैच इतना मुश्किल है, बिकॉज अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता लोगों का। एंड वही वो सेटअप करा उसने, 2-3 बॉलें टर्न कराई और फिर एक बॉल पड़ के अंदर आ गई, उसका बैट पैड के सामने आ नहीं पाया, क्लासिक डिसमिसल बाय एन ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। बट वही है कि रोहित शर्मा शुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी बॉल, ही हैज सो मच एक्सपीरियंस, बट ठीक है, आई कैन स्टिल कट हिम सम स्लैक हियर। बट वहां से ना फिर जिस तरीके से केएल और श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं, पर्टिकुलरली केएल राहुल, क्योंकि उसका भी मुझे सेम वही सिचुएशन लगी जो गिल के साथ थी, अपने शेल के अंदर घुस गया, टू डिफेंसिव, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहा, विच ही डिड क्वाइट वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स, जब पहली बार बैटिंग करने के लिए आया था, बहुत फंस के खेल रहा है, और फिर वो जिस बॉल पे आउट हो, बॉल आउट होने वाली थी नहीं, क्वाइट फ्रैंकली। आई थिंक मे बी द प्रेशर गॉट टू हिम। हाँ, फर्स्ट इनिंग्स में प्रेशर था नहीं उतना, पहले ही काफी रन बन चुके थे, उसके बाद आप ऐड ऑन करते जा रहे हो उस चीज में। इस बार आपको पता है ओपनर जल्दी आउट हो चुके हैं, नीचे भी बहुत ज्यादा रिलायबल है नहीं, तो मे बी द प्रेशर गॉट टू हिम दिस टाइम। बीच में अक्षर पटेल को भेजा गया था, हाँ, थर्ड डाउन पे। इफ यू कुड एक्सप्लेन व्हाट वाज द रीजन। बेसिकली उससे पहले के तीनों विकेट जो थे, जायसवाल, गिल और रोहित का, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आए थे, हार्टली पे आए थे। आई थिंक टू नेगेट हिम उसको भेजा गया अक्षर पटेल को, कि वो विद द टर्न खेल सकता है, एंड उससे कुछ देर तक करा भी वो। पर वही प्रॉब्लम यही थी कि इसमें आप बेसिकली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि अय्यर की एबिलिटी पे आपको ट्रस्ट नहीं है, राइट, एंड फेयर ऑल्सो, बट देन व्हाई हैव हिम इन द टीम। सो अक्षर पटेल वाला एक्सपेरिमेंट डिड नॉट रियली वर्क आउट। अय्यर के बारे में क्या कहना चाहते हो, जिस तरीके से वो आउट हुआ? अय्यर कैसे आउट हुआ था? डिफेंड करा था बेसिकली, एज लग के पीछे स्लिप। अच्छा, हाँ, राइट। अय्यर का मतलब बस अल्टीमेटली यही कहूंगा, क्योंकि सी स्पिन इज हिज फोर्टे, ये तो वर्ल्ड वाइड नोन है ये चीज़ एक्चुअली में, कि बाउंसी पिचेस पे वो नहीं खेल पाता है, एंड इसलिए साउथ अफ्रीका में तक क्रिटिसिज्म मिला था, एंड वी वर काइंड ऑफ सेइंग कि जब फॉरेन पिचेस पे जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से प्लेयर्स रखने चाहिए, जिसमें शेर ऑब्वियसली नहीं होगा। बट अगर हम लोग शेर की यहाँ पे बात करें, दिस वॉज हिज मोमेंट। हम लोग मैच देखते देखते भी उस वक्त यही कहते कि अगर यहाँ से गेम ये ले जाता है, देन दैट विल बी अ स्टेटमेंट। पॉइंट पता वही है, अगर उसने टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इतनी बातें करी थी कि मुझे एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है, पहले इनिंग में विकेट थ्रो भी इस चक्कर में कर दिया। अब जब आपको जरूरत थी वो अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की, तब आप अपने शेल के अंदर घुस गए कि नहीं भाई, अब तो मैं फंस के खेलूंगा। राइट, एंड वाई डू आई से कि यहाँ पे जरूरत थी अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की, जो चीज उन लोगों ने हमारे साथ करी, कि आपको पता है अगर अश्विन जडेजा अपने टप्पे पे बॉल डालने के लिए आ गए, तब तो मुझे विकेट गिरना ही गिरना है, क्योंकि वो एक अनप्लेबल डिलीवरी डाल देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी में उनकी लाइन और लेंथ डिरेल करूँ। कैसे करूँ? ऊट पटांग शॉट मार के देखता हूँ 2-3। राइट, अय्यर को सेम चीज करनी थी। ऊट पटांग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अय्यर रिवर्स स्वीप ट्राई करे, मे बी स्टेप आउट एंड गो फॉर अ 6, मे बी बैकफुट पे वेट करके एक जैब मारे बाउंड्री का, ट्राई तो करे, क्योंकि आउट तो वैसे भी होएगा, आउट तो तुम वैसे भी होने ही वाले हो। केविन पीटरसन ने कहा था ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एंड इंडिया में खेलने का बेसिक एक ये होता है रूल टेस्ट मैचेस में, जब इतनी टर्निंग ट्रैक्स होती हैं। एक ऐसा बोला जाता है, ऐसे इंग्लिश में कहता है कि देयर इज अ बॉल दैट हैज योर नेम। इसका मतलब है कि एक ऐसी बॉल आने वाली है जिस पे तुम आउट होने वाले हो, राइट, एंड वो आएगी ही आएगी। तो जब तक वो नहीं आ रही है, तब तक अब तुम बना लो तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो उस चीज को, और कितने देर तक टिक सकते हो, और उसमें रन कैसे मार सकते हो। इन आउट तो होगी इनएविटेबल है, बिकॉज वो अनप्लेबल डिलीवरी आने वाली है, इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। राइट, जब तक तुम टिके तब तक तुम क्या कर सकते हो पिच पे। अय्यर को जब वो करना था, तब उसने अपने एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट को धोखा दे दिया उसी मामले में, वो मेरे डिसअपॉइंटिंग था प्राइमरीली। बट केएस भरत उसके बाद दोबारा बहुत ही अच्छी इनिंग खेलता है, वो सरप्राइज्ड। उससे पहले जडेजा आते हैं, भाई साहब रन आउट हो जाते हैं फिर से। आई थिंक वो तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, बट वही है भाई, पहले मैं अश्विन होकर आया, इस बार खुद हो गया, प्लस इस बार तो कुछ थ्रो था भी नहीं, क्योंकि अपनी कॉल थी उसकी, खुद ही भागा था, कुछ मिसहैपनिंग भी नहीं हुई बीच में। बट हाँ, वो थ्रो बहुत ही अच्छा था एक्चुअली में, बहुत अच्छा था। बट वहां पे हमने देखा कि जडेजा का थोड़ा हैमस्ट्रिंग को पकड़ के वो जा रहा था, एंड मे बी ही विल नॉट प्ले द नेक्स्ट टेस्ट मैच। एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अश्विन और शिखर भरत अपना जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, मास्टर क्लास थी वो, पर्टिकुलरली फ्रॉम अश्विन। राइट, भरत एक बहुत ही अच्छी बॉल पे आउट हो जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, बट ही शोड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर इन माय ओपिनियन। वंस अगेन अ गुड पॉजिटिव फॉर मी। अश्विन जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुआ है, जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, 4 बैट्समैन का जो डिसमिसल है जाके देखो। एंड अश्विन जिस तरीके से स्पिनर्स को डिफेंड कर रहा था, उसकी टेक्निक देखो। मैं जनरली बता रहा हूँ, अश्विन की टेक्निक से सीख सकते हैं ये लोग। ओके,
इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था वो, बैट पैड के सामने, सॉफ्ट हैंड्स, वेटिंग फॉर द बॉल टू कम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग योर बैट अवे। कुछ बेसिक्स थे जो कि अश्विन ने इतने अच्छे करे हुए थे, विच इज वाई वो आउट नहीं हो रहा था। पहले इनिंग में रन आउट हुआ, दूसरे इनिंग में विकेट थ्रो करा है, किसी बॉलर ने अश्विन का विकेट अर्न नहीं करा। लास्ट ओवर पे आते हैं दिन के, और अश्विन भाई साहब जो है कूद के पता नहीं क्या सोचते हैं उस टाइम पे। मुझे इतनी गुस्सा आई उस टाइम पे, एज बिग ऑफ अ फैन आई एम ऑफ अश्विन। व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है उसके दिमाग में भाई? आई रिमेंबर अराउंड 60-70 रन्स वर लेफ्ट, एंड वहां से हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, हम लोग बात करते करते कहाँ 30-20 पे पहुंच गए थे। एंड वो आए कैसे था, चौका छक्के मार के नहीं आए थे, सब ऐसे आए थे कि सिंगल लेके ले गए लोग गेम। एंड मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि अगर बस ये सिंगल लेते रहे ना, कहीं ना कहीं करके ये लोग गेम निकाल लेंगे, जब तक भरत है और अपना अश्विन था। उसके बाद भी जब अश्विन भरत अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है, एंड उसके बाद जब अश्विन जिस तरीके से आउट हुआ, बहुत आराम से मुझे लग रहा था कि ये अगले दिन गेम जाएगा, जिता देगा मैच, जिता देगा। रोहित शर्मा ऑल्सो सेड कि ही वांटेड कि गेम डीप जाए। हाँ। तो सब लोग यही चाह रहे थे, एंड आई डोंट नो भाई क्या उसके दिमाग में आया। अगेन वही इंट्रूसिव थॉट्स वाला पता नहीं क्या चीज हुई उसके साथ कि क्यों स्टेप आउट करके गया वो, और बहुत आराम से आउट भी हो गया। और लास्ट ओवर था दिन का, मेन बात वो है। अश्विन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ये। मेरी प्रॉब्लम वो है, अश्विन इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटर आउट देयर, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ये। सिराज से जो करा मैं एक्सपेक्टेड था मुझे, एंड उसके लिए अभी मैं बात करूंगा। अश्विन ने जो करा बहुत हर्टफुल था यार ये, एंड आई होप दिस हर्ट्स हिम, बिकॉज लेट मी टेल यू, 6 विकेट लिए उसने इस मैच में, विच इज 20 विकेट होता है, ऑलमोस्ट 1/3 है। तगड़ी परफॉर्मेंस है वैसे देखा जाए तो, बट अश्विन के स्टैंडर्ड्स के लिए वो इतनी नहीं है। अश्विन को लग रहा मैं 10 विकेट क्यों नहीं लिया। एंड जिस तरीके से बैटिंग में आउट हुआ है ना, आई थिंक दैट शुड स्पार्क something in him. Second test match I want to see that character and I'm sure he will show it. इसके चलते हुए लास्ट विकेट बचा था इंडिया का, तो अंपायर्स कहते भाई आधा घंटा गेम एक्सटेंड कर दो, रिजल्ट आ सकता है शायद। राइट। एंड बुमराह एंड सिराज भी टिक गए थे भाई थोड़ा बहुत, 27-28 रन रह गए थे। एंड सिराज भाई साहब उस ओवर में जिसमें आउट हुआ है, जिस बॉल पे वो आउट हुआ, उससे पहले के 3-4 बॉलों पे लगातार स्टेप आउट कर रहा था। राइट। I'm sorry that I say this, but how dumb do you have to be to not realize कि मैं हर बॉल पे सेम गलती कर रहा हूँ, they are trapping me. लोग फिर वही कहेंगे कि भाई सिराज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। भाई नहीं, डोंट लेट हिम एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको नेट में बैटिंग करने को मिलता है, आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड का बेस्ट एक्सपोजर मिल रहा है बिकॉज यू आर एन इंडियन क्रिकेटर। यू कैन नॉट मेक दिस एक्सक्यूज भाई। ये एक्सक्यूज किसी भी बंदे से 11 के 11 बैट्समैन, चाहे वो बॉलर ही क्यों ना हो, नेवर। बुमराह ने आई थिंक वो चीज इंप्रूव करी सेकंड इनिंग्स में आके, जिस तरीके से पहले इनिंग में आउट हुआ था वो। भाई सिराज कुड हैव इजीली टेकन दैट गेम मच मोर डीप। आई थिंक बहुत सिंपल वो स्टैंडर्ड्स है, एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट करनी आनी चाहिए हमारे एकदम टेल एंडर्स बैटर्स को भी, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो। अल्टीमेटली एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए बैटिंग। बहुत डिसअपॉइंटिंग था यार वो। राइट। एंड वही है ना कि हारे तो वो डिसअपॉइंटिंग है, बट जिस नोट पे हारे वो इतना डिसअपॉइंटिंग था। अश्विन ने विकेट थ्रो कर दिया, फिर सिराज ने भी कर दिया। बट टू सम इट अप, लास्ट कपल ऑफ मिनट्स ऑन दिस, व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम दिस गेम एंड अगले टेस्ट मैच में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई थिंक रोहित शर्मा एंड द टीम विल वर्क ऑन इट कि कैसे उन्हें फील्ड रखनी है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि अब दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला दैट दे आर गोइंग टू गो विद इंग्लैंड। अपना दे नो कि इससे उनको रिजल्ट मिला है तो वो इसके साथ ही जाएंगे। एंड अपना इंग्लिश का कोई अपना उधर आ रखा था कमेंटेटर भी, उसने भी यही चीज़ कही थी कि मैं सेकंड टेस्ट मैच से जो देखना चाहता हूँ, इस बार जो है थर्ड इनिंग्स हमें देखने को मिला कि इंग्लैंड गेम के अंदर आ गई है। अगले मैच से मैं देखना चाहूँगा कि फर्स्ट इनिंग्स आए, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव लर्न नाउ कि उन्हें कैसे क्या प्ले स्टाइल खेलना है। तो आई थिंक इंग्लैंड भी अपना ये गेम लेके आएगी पहले इनिंग्स से ही अपना, एंड वील ऑल्सो हैव टू डू द सेम, क्योंकि अभी एक तो बाय द वे नेक्स्ट टेस्ट जो है वो भी हमारा विराट कोहली के बिना ही जाएगा। शायद जडेजा भी शायद ना हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स तो होंगी वहाँ पे। थर्ड टेस्ट से हम लोग देख सकते हैं कि हमारी एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग टीम आ सकती है। बट फॉर गाइज लाइक अपना श्रेयस अय्यर, इवन शुभमन गिल भाई, ही हैज टू स्टेप अप नाउ। बहुत काफी चांस मिल रहे हैं भाई इस टाइम। हमने बहुत डिफेंड करा, बहुत करा, मतलब मैं तो अभी भी कहूंगा कि मिलना चाहिए चांस। ये सीरीज तो मिलनी चाहिए, कुछ तो मिले भाई रिटर्न में, कुछ तो देखने को मिले। और नहीं मिलेगा तो फिर कैसे ही डिफेंड कर सकता है कोई। तो ही ऑल्सो हैज टू स्टेप अप नाउ। एंड व्हाट अबाउट द पिच, व्हाट डू यू वांट इट टू बी? भाई बनाओ भाई अब तो गड्ढे गो बैक इन टाइम। वो अभी मैंने एक ट्वीट देखा था, उसको मैं रीपोस्ट भी किया था। उसमें कहते हैं दंगल वाला इंडियन क्रिकेटर्स प्रिपेयरिंग पिचेस फॉर द रिमेनिंग 4 टेस्ट मैचेस। उसमें आमिर खान की वो दिखाई है, मिट्टी से दंगल की वो बना रहा है, अपना एरिना बना रहा था। राइट। अभी भी कई लोग कहेंगे, डिबेट करेंगे कि भाई नहीं, ड्राइंग टर्नर मत बनाओ। इसको बारे में हमने डिटेल में लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था अपने।
मेरा ओपिनियन तो हमेशा से वही था, रायन टर्नर ही बनाओ, एंड आई थिंक आई स्टैंड करेक्टेड ऑन द करेक्टेड, सॉरी आई स्टैंड बीइंग राइट मे बी, कि भाई पहले टेस्ट मैच हम हारे हैं उस पिच के साथ, आई थिंक वी शुड गो बैक टू रैंक टर्नर्स। आई गेट वाई पीपल विल से कि भाई नहीं ऐसी टाइप की पिच भी बेटर है एंड शायद सेफर ऑप्शन है हमारे लिए जीतने को। आई जस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, आई थिंक रैंक टर्नर्स पे हमारा जीतने का चांस प्रॉब्ली हायर इन माय ओपिनियन। वो देखा जाएगा भाई अब जो होगा। लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल नाउ, काफ़ी सारे मैचेस कवर करने हैं। व्हाट आर वी स्टार्टिंग विद? स्टार्टिंग हम लोग अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड से करते हैं, अपना न्यूपोर्ट काउंटी के साथ जो मैच था FA कप का। वी क्विकली गो थ्रू दिस क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं। हाँ, यूनाइटेड ने थोड़ा डिफिकल्ट कर दी थी अपने लिए चीज़ें, एज यूजुअल दे डू दैट, बट कुछ खास था नहीं इस मैच में। न्यूपोर्ट के साथ था जो कि 5-3-2 फॉर्मेशन के साथ जा रही थी, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-2-3-1 के साथ जा रही थी। इफ आई क्विकली टेल यू द लाइनअप, बायन दीर स्टार्ट कर रहा था भाई, फाइनली ओनाना को बैठना पड़ गया यहाँ पे। क्यों ऐसा? अभी जस्ट वो आया था कैमरून स्क्वाड से, तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं करना था। बायन दीर ने स्टार्ट करा, डालो खेला था राइट बैक पे, वरान एंड लिसांड्रो मार्टिनेज दोनों स्टार्ट कर रहे थे। राइट। लूक शॉ वो स्टार्टिंग एज अ लेफ्ट बैक। कोबी मेनो और कैसीमेरो का हमारा डबल पिवट था, सो कैसीमेरो भी वापस आ चुका है। गर्नाचो, ब्रूनो एंड एंटनी का हमारे आगे 3 फॉरवर्ड्स हैं, आगे हॉलैंड था। ओके, नाउ रैशवर्ड पे आते हैं। रैशवर्ड क्यों नहीं खेल रहा था? रैशवर्ड ने भाई साहब ने बोला था कि वो इल है एंड इसलिए उन्होंने छुट्टी ली थी, एंड उसके बाद वो पार्टी करते हुए उनकी फोटो आ गई किसी क्लब उसके अगेंस्ट शायद डिसिप्लिनरी इश्यूज हो रहे हैं ना, हुए हैं उसमें। टेन हैग ने बोला इट्स एन इंटरनल मैटर एंड डील विद इट। तो भाई रैशवर्ड भी क्या करता रहता है, अपने लिए चीज़ें मुश्किल ही करता रहता है। बट कमिंग टू द गेम, भाई बहुत तगड़ा फर्स्ट हाफ हमें देखने को मिला, जहाँ से स्टार्टिंग से ही यूनाइटेड बहुत प्रॉपर्ली डोमिनेट करी थी, वेदर इट बी पोजेशन, पासिंग, सब कुछ में यूनाइटेड डोमिनेट कर रही थी, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करोगे। न्यूपोर्ट काउंटी इफ वी से कि इन टर्म्स ऑफ कि कितने पोजीशन नीचे है, कितने रैंक्स नीचे है, 70 पोजीशंस नीचे है वो भी यूनाइटेड से। अच्छा, अराउंड 3 टीयर्स के बाद नीचे आती है वो, 4 टीयर में ही है। तो मतलब ऑब्वियस था कि ये लोग डोमिनेट करेंगे, बट जितना टफ हो गया था गेम बाद में, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इसी के चलते हमारा अपना ब्रूनो फर्नांडिस से एक गोल आ जाता है 7th मिनट पे, एंड एंटनी भाई साहब असिस्ट देते हैं, अपना पहला सीजन का असिस्ट अब जाके दे रहे हैं वो। अराउंड 9 मंथ्स हो चुके हैं इस चीज़ को। एंड सिंपल गोल था, कटबैक करता है और फिनिश हो जाती है सिंपल। एंड इसके तुरंत ही बाद 13 मिनट पे कोबी मेनू का गोल आ जाता है, वो भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही था। डालो रन बनाता है, वो कटबैक करता है, फर्स्ट टाइम फिनिश कर देता है कोबी मेनू। एंटनी का गेम वैसे कैसा जा रहा है? बिकॉज कितने सारे नए लोग आके गोल असिस्ट दे रहे हैं, यही नहीं दे पा रहे। ये गेम ठीक गया था उसका। यमाल भी इतना मार रहा है भाई वहाँ पे, यही नहीं कर पा रहा है कुछ। ये गेम ठीक गया था उसका, बट वही बात है कि आप अपोजिशन देख के बात करोगे कि कैसा था। बट ऑल ओवर इन द फर्स्ट हाफ काफी पॉजिटिव्स हमें देखने को मिले यूनाइटेड से। गाइज लाइक गर्नाचो, ब्रूनो फर्नांडिस, कोबी मेनो, कैसीमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज बहुत अच्छी लॉन्ग बॉल्स डाल रहा था पीछे से, जो सॉर्ट ऑफ डिफेंस ब्रेक कर दे रही थी उनका। सो बहुत अच्छा गेम देखने को मिला था यूनाइटेड से। बट फिर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, 36 मिनट पे उनका एक प्लेयर था मॉरिस, वो आउट ऑफ नोवेयर एक गोल मार देता है। एंड पहली बार देखने में लगा कि दिस कैन बी अ पोटेंशियल गोल ऑफ द सीजन, राइट, क्योंकि वो आउटसाइड द बॉक्स, वो भी राइट हैंड साइड से एक वॉली मार देता है। अच्छा, मतलब वो कीपर पीछे से शूट लेता है, वो लोगों से लग के आती है, बॉक्स के बाहर आती है और वो वॉली मारता है। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग वॉज कि वो शूट जब लेता है तो लिसांड्रो मार्टिनेज के सर से बाउंस होके जाती है। इसलिए बायन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, समझ में नहीं आया बॉल कहाँ जा रही है, तो इसलिए वो गोल हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेट था, बट हाँ आप कहोगे कि गोल आ गया अल्टीमेटली। ओन गोल दिया गया फिर क्या हुआ? नहीं, गोल उसी को मिला, मोरिस को ही मिला। एंड इसी के चलते हमारा 2-1 के स्कोर लाइन हमारी हो गई थी हाफ टाइम पे जाते हुए। एक जो मैं नेगेटिव कहूँगा वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलैंड एकदम एब्सेंट था, कहीं भी नहीं दिख रहा था। फर्स्ट हाफ में ही टुक 0 शॉट्स। सो हमने भाई कई बार ये डिस्कस करा हुआ है कि हॉलैंड का गेम में प्रेजेंस दिखना का बहुत बड़ी डिपेंडेंस है कि विंगर्स और मिडफील्डर्स उसको फीड करते हैं कि नहीं, उसको स्पॉट करते हैं कि नहीं। तो क्या ऐसा स्पॉट कर रहे थे? आई थिंक स्पॉट स्पेसिफिकली नहीं कर रहे थे, बट एक स्ट्राइकर थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो इंटेलिजेंस भी थोड़ी कम दिखी यहाँ पे। क्योंकि एक जो प्रॉपर जो चीज़ यूनाइटेड कर रही थी बार बार ये कर रही थी, एकदम विंग्स पे एकदम एंड तक लेके जाएगी और फिर कटबैक करेगी। तो पीछे कभी ब्रूनो हो रहा था, कभी कोबी मेनो, कभी कैसीमेरो। तो मे बी अगर हॉलैंड अपनी रन्स थोड़ी रोक के लगता तो ही कुड हैव बीन एट द एंड ऑफ दोस क्रॉसेस, बट वो नहीं था वहाँ पे। तो बहुत ही एकदम एब्सेंट परफॉर्मेंस आ रही थी हॉलैंड की। एंड सेकंड थिंग जो गंदी थी यूनाइटेड के लिए वो ये थी कि जब ये गोल पड़ा, यूनाइटेड के शोल्डर्स थोड़े ड्रॉप हुए थे। अगले के जो 36 मिनट से लेके 45 मिनट, अगले जो 10 मिनट थे, इन लोगों ने सॉर्ट ऑफ अटैक करा था बहुत ज्यादा न्यूपोर्ट काउंटी ने, जो कि भाई नहीं करना चाहिए था कायदे से, इतना पैनिक नहीं करना चाहिए आपको। बट सेकेंड हाफ पे आते
यहाँ पे अगेन हम वो चीज़ देखते हैं जो हमने अभी इंडिया के लिए कही कि जो गैप के बाद आप जब वापस आ रहे हो क्या बोलते हैं स्विच ऑन हो। हाँ। यूनाइटेड 47 मिनट पे गोल खा जाती है। अच्छा, जैसे ही स्टार्ट होता है गोल खा जाते हैं एंड यूनाइटेड वाज काइंड ऑफ कॉट स्लीपिंग वहाँ पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे उनके विंग पे डालो सेंट्रली आ रखा था थोड़ा, तो नोबडी वाज देयर टू कवर देयर विंगर एंड फिर वहाँ से वो बॉल लेन करता है, काफ़ी अच्छी बॉल लेन करता है। फिर यहाँ पे सेकंड मिस्टेक थी वरान की, जिसको स्ट्राइकर के आगे आके बॉल क्लियर करनी चाहिए थी, बट ही लेट द स्ट्राइकर कम इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वहाँ से बहुत सिंपल गोल हो जाता है। बायर्न के लिए थोड़ा गंदा लग रहा था भाई, पहली स्टार्ट थी उसकी, उसके साथ ये 2 गोल खा गया एंड यहाँ से 2-2 हो जाता है। सो भाई कितना अजीब लग रहा होगा कि ये न्यूपोर्ट काउंटी और यूनाइटेड का मैच है और ये 2-2 है। मतलब यूनाइटेड के साथ कभी भी अजीब लगता नहीं है ना। Fair, right. And the crowd was buzzing भाई. It was a very good start from Newport County. अच्छा, अवे गेम था। हाँ, अपना न्यूपोर्ट काउंटी का बहुत तगड़ा स्टार्ट था। अगले के 5-10 मिनट उन लोगों ने प्रॉपर डोमिनेट किया था। वो शूट भी ले रहे हैं, पूरा अटैक भी कर रहे हैं। यूनाइटेड थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पे। एंड इसके बाद धीरे धीरे फिर उनकी भी इंटेंसिटी कम होती गई, क्योंकि थोड़ी लो एक्सपीरियंस साइड है। एंड धीरे धीरे दिखने लग गया कि क्यों बॉटम टियर में खेला है यूनाइटेड, ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में। धीरे धीरे यूनाइटेड थोड़े कंट्रोल में आने लग गई एंड फिर 68 मिनट पे एंटनी का गोल आ जाता है। अच्छा, शॉ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से एक शूट लेता है, वो भी राइट फुट से अपने, जो कि उसका रॉन्ग फुट है, वो पोस्ट पे लगता है और वो डिफ्लेक्ट होकर एंटनी के पास आ जाती है। तो एंटनी का था गेम में गोल असिस्ट दोनों हो गया, 2 गोल असिस्ट दोनों हो गया। ही हैड अ गुड गेम, बट थोड़ा सा लकी भी था वो यहाँ पे कि उसके गोल आ गया। एंड इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई न्यूपोर्ट काउंटी की एंड उन्होंने सॉर्ट ऑफ गेम निकाल दिया। बट फिर 80th मिनट के आसपास एक वो हो जाती है, अपना क्राउड में कुछ मेडिकल सिचुएशन हो जाती है, उसके लिए गेम रुक जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, भाई थोड़ा ज़्यादा यूनाइटेड गेम्स में क्यों हो रहा है पता नहीं क्या है, बट रुक जाता है। उसकी वजह से फिर 8-9 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और उन 8-9 मिनट में तो न्यूपोर्ट काउंटी ने तोड़ रखा था। हाँ, एकदम मतलब कॉर्नर हो रहा है, फिर बार बार शूट ले रहे, फिर वापस कॉर्नर जा रहा है। मतलब दिस इज व्हेन दे आर डाउन 4-2। हाँ, राइट। तो मतलब 2 गोल की ट्रेल है, तो बहुत ज्यादा चांस होता है ना कि इससे एक ही गोल की ट्रेल हो, 3-2 बचा जाता है। इसमें फिर मतलब कर रही होती है, इंटेंसिटी दिखाती है, बट फिर एक गोल खा जाती है और वो हॉलैंड अच्छा इस टाइम पे आता है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम में मारता है। हॉलैंड का भी बहुत लकी सॉर्ट ऑफ गोल था, खाली गोल सा मिल गया उसे। बट मैं जस्ट टू टेल यू कि न्यूपोर्ट काउंटी कितना अच्छा खेली सेकंड हाफ में। यूनाइटेड के 13 शॉट थे सेकंड हाफ में, जिसमें से 5 ऑन टारगेट थे। न्यूपोर्ट काउंटी के 12 शॉट थे, जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे। तो बहुत क्लोज मैच था एक्चुअली में सेकंड हाफ में, एंड यूनाइटेड शुड नॉट हैव लेट दिस गो सो इजीली, बट अल्टीमेटली जीत जाते हैं। सो एक चीज़ अच्छी है उनके लिए, एंड टेन हैग के लिए भी ये चीज़ अच्छी है कि FA कप जो कि एक रियलिस्टिक कंपटीशन उनका, उसमें वो लोग आगे जा रहे हैं। तो सिटी वगैरह बची हुई है ना। हाँ, बची तो है, बट पॉइंट इज कि यूनाइटेड तो अभी भी हो सकती है भाई। अभी एक क्वार्टर्स है ये, नहीं, अभी 4th या 5th राउंड था, अभी है अभी टाइम काफी। अभी इसके बाद क्या होगा? अभी 5th राउंड था, फिर इसके बाद शायद अब स्टार्ट होंगे क्वार्टर्स, फिर से राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर सीधा राउंड ऑफ 16, शायद राउंड ऑफ 16 होगा। मतलब बहुत लंबी कहानी है। हाँ, बहुत बचा है। मतलब डू यू थिंक यूनाइटेड हैज अ रियलिस्टिक चांस? नहीं ना, नहीं, इतनी अच्छी नहीं है अभी। हाँ, आई डोंट सी हाउ दे विन दिस, राइट। बट ठीक है भाई। एनी अदर नेगेटिव्स फ्रॉम यूनाइटेड? तुमने पॉजिटिव्स? नहीं, आई थिंक हॉलैंड था मेन अपना, जो कि बेटर कर सकता था, एंड इसके लेट्स सी कि व्हाट ही कैन डू। बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैच। आई थिंक हमारा कौन सा, मैड्रिड का होने वाला ला पाल्मा से, राइट। उसका में भाई बता दो क्या हुआ फिर। ये भी अवे मैच था एंड ये भी थोड़ा एक्साइटिंग था। एज यूजुअल हमें फिर से मैड्रिड का कमबैक देखने को मिला, बट कमिंग टू दिस मैच, पाल्मा जो है वो 4-5-1 की फॉर्मेशन लेके आई थी। काफ़ी डिफेंसिव टीम है, बट इन लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिखाया हमें। मैड्रिड 4-1-2-1-2 के साथ गई थी। लूनन स्टार्ट कर रहा था, थैंक गॉड भाई। कारवाल खेल रहा था, रूडिगर, नाचो एंड गार्सिया को स्टार्ट कराया गया। आई एम वेरी हैप्पी कि उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया इस बार। कामाविंगा को खिलाया गया, क्रूज एंड सेबायोस खेल रहे थे साथ में, डियास खेल रहा था आगे। ला पाल्मा के थे 20th पे अभी। हाँ, शायद लास्ट, तो इसीलिए कराया नहीं, लास्ट तो अल्मीरिया थी, सॉरी। ये शायद अभी 18-19 समथिंग बॉटम 3 में है, तभी तो फ्रैंक गार्सिया को स्टार्ट कराया। कॉन्फिडेंस क्या दिखाया भाई? मतलब चलो कुछ तो गेम टाइम मिला एक्चुअली मुझे। बट यहाँ पे लोग कहेंगे चुआमेनी क्यों बेंच था, क्रूज क्यों बेंच था, वाल्वर्दे क्यों बेंच था, बेलिंगम बाय द वे सस्पेंडेड था। बट ये बेंच इसलिए थे क्योंकि थोड़ी लो रैंक टीम थी एंड थोड़ा रेस्ट उन्हें मिलना नेसेसरी था। काफी टाइम से लोग खेलते आ रहे थे, तो इसलिए उन्हें बेंच कराया गया। आगे ऑब्वियसली विनीशियस एंड रोड्रिगो खेल रहे थे। फर्स्ट हाफ हमें देखने को मिला कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आई वुड से, फ्रॉम बोथ द टीम्स। मैड्रिड वाज बेटर अटैकिंगली, काफी अच्छे चांसेस उन लोगों ने बनाए, बट जस्ट पीछे रह जा रहे थे। लाइक बॉल जैसे 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि गोल के सामने से ऐसे बॉल जा रही है, पास किसी ने करा, विंग से पास आ रहा है, बट वो बंदा पहुंच नहीं पाया वहां तक, अच्छा, गोल मारने के लिए। अच्छा, तो अटैकिंगली काफी अच्छा था। पाल्मा ने पोजीशन काफी अच्छा रखा बाय द वे।
फर्स्ट हाफ में दे केप्ट मोर पोजीशन देन रियल मैड्रिड, 53% पोजीशन था। बट मैड्रिड इज नेवर अबाउट पोजीशन। एग्जैक्टली बट वही बात है कि पाल्मा कुछ चांस क्रिएट कर पाए, एक्चुअली में नहीं कर पाई। बाकी ये तो बार्सा जैसी हो गई। हाँ बाकी विनीशियस, रॉड्रिगो, ये सब प्लेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इवन डियाज वाज आल्सो गुड। कारवाल का एक जो मेरी जो पॉइंट्स है मेरे पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, एक कारवाल का था जो कि डिफेंसिवली थोड़ा लैकिंग लग रहा था। उनका जो लेफ्ट विंगर था वो हमारे राइट विंग पे काफ़ी अच्छा अटैक कर रहा था। सो डिफेंसिवली कारवाल थोड़ा लैक कर रहा था यहाँ पे। एंड सेकंड एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये था कि उनका जो गोलकीपर था वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि विनीशियस और रॉड्रिगो कुछ ना कुछ गुस्सा कर दे। मतलब कैसे? आई डोंट नो व्हाट ही सेड, बट रॉड्रिगो के साथ एक चांस ऐसा हुआ था जिसमें उसने सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट थप्पड़ मार दिया था रॉड्रिगो ने। सही में? हाँ अच्छा, मतलब कुछ वो ऑब्वियस है कि कीपर ने कुछ ना कुछ बोला है। कीपर के हाथों में बॉल आ गई थी, दोनों साथ में चलते हुए जा रहे थे, उसने कुछ बोला, रॉड्रिगो ने पहले ऐसे करके देखा उसे और फिर ऐसे कुछ उसकी गर्दन पे मारने का ट्राई करा, बट वो लगा नहीं ऑब्वियसली। बट पता चल रहा था कि वो क्यों ट्राई कर रहे हैं वो चीज। सो विनीशियस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा? नहीं, विनीशियस ने नहीं करा भाई, क्रेजी। बट इसी के साथ थोड़ा इवेंटफुल फर्स्ट हाफ था रियल मैड्रिड की तरफ से, बट 0-0 की स्कोर लाइन के साथ एंड होता है। सेकंड हाफ भी काफ़ी सिमिलर होता है। एक चीज़ जो सिमिलर नहीं थी वो ये था कि गोल आ जाता है इस हाफ में, एंड 53rd मिनट पे गोल आता है, प्रॉपर काउंटर अटैकिंग गोल। हम लोग कॉर्नर ले रहे थे और फिर प्रॉपर काउंटर अटैक मारा उन लोगों ने। बहुत सिंपल गोल था, राइट हैंड साइड से रन बना के जाता है, कटबैक करता है और सिंपल से गोल मिल जाता है। पीपल कैन से कि रूडिगर थोड़ा फिजिकल हो सकता था उस विंगर के साथ जिसने कटबैक डाला, बट वही बात है कि थोड़ा डाइसी हो जाता है। अब बॉक्स के अंदर हो, फिर आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया तो मे बी। व्हाट इज विद रियल मैड्रिड कंसीडिंग फर्स्ट? आई थिंक ये चीज भी एक पैटर्न है वैसे है, बट आई थिंक इस सीजन हमें थोड़ा कम देखने को मिला है। ऑफ लेट हमें देखने को मिल रही है। स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा था क्योंकि शायद लालिगा में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड्स है हमारा भी, बट ऑफ लेट पिछले कुछ मैचेस हमें देखने को मिला है कि हम लोग गोल्स पहले कंसीड कर ले रहे हैं। मतलब भाई मारने से पहले खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि 3 गोल मार दिए फिर एक गोल खा लिया। राइट सबसे पहले गोल खाओ फिर भले 3 मार दो। आई थिंक थोड़ा लेड बैक हुआ है एटीट्यूड, गोल मार देना फिर, क्योंकि आई थिंक प्लेयर्स के दिमाग में है ये चीज़ कि हम लोग निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो चीज़ अफेक्ट करती नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम ये लोग गोल भी खा जाते हैं पहले। ट्रू। तो आइडियली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट हाँ जब तक जीत रहे तो मैं क्या ही कंप्लेन। मतलब पॉइंट हो गया ना, ये जब यूसीएल में सेमीज में आके ये प्रॉब्लम आएगी इन चीज़ों पे। बट क्या हमने कभी नहीं करा कमबैक यूसीएल में? मतलब पिछली बार तो पिटी थी, पिछली बार पिटे थे हाँ, बट मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं में से कोई दोबारा मिलेगा। राइट, और इस बार तो डिटोरिएटेड भी है स्क्वाड। राइट, देखने वाली चीज़ है थोड़ी। बट इसके बाद जब हम लोग गोल खाते तो एंसेलोटी सोचता है कि हमें सब्स्टिट्यूट्स की ज़रूरत है। ऑब्वियसली 59 मिनट पे वो सब्स्टिट्यूट्स करता है, वालवर्दे आ जाता है फॉर सेबायोस। आई थिंक ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम, थोड़ा स्लो लग रहा था बॉल पे, एंड पाल्मा जो है पोजीशन भी रख रही थी, थोड़ी इंटेंसिटी भी दिखा रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा लैक कर रहा था, इसलिए वालवर्दे लेके आते हैं। सेकेंड वॉज होजेलू आ जाता है फॉर अपना ब्राहिम डियाज। आई थिंक हैड अ डिसेंट गेम, बहुत कुछ खास भी नहीं था, बहुत कुछ गंदा भी नहीं था। सो आई थिंक इट वॉज नेचुरल कि उसे सब्स्टिट्यूट करा गया। फिर इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि जस्ट 5 मिनट्स आफ्टर दैट हमारा गोल आ जाता है विनीशियस जूनियर की तरफ से। राइट, एंड दिस टाइम इट वाज कामाविंगा जिसने असिस्ट दिया, बहुत अच्छी सी चिप निकाली। एंड विनीशियस से पहले ही वाज दैट गाय जो कि क्रॉसेस के एंड तक पहुंच नहीं पा रहा था, उसने बहुत कामली रिसीव करी बॉल एंड एक सॉर्ट ऑफ टाइट एंगल से शूट मारी, एंड अच्छा गोल था वो एक्चुअली में। उसके बाद उसने प्रॉपर ऐसे करके सेलिब्रेट भी करा। ये क्यों करा? लेकिन कोई कर रहा था क्या उसको टॉर्चर? कोई नहीं तो फिर बट वो है किसके लिए करा भाई? पर्सनालिटी थोड़ी वैसी है। बताइए, मुझे लगता है ये वही थोड़ी फालतू की चीज़ें हो जाती हैं। है डेफिनेटली वही, तभी तो आजकल मैड्रिड फैंस भी तो गुस्सा है कि इससे पड़ेगी गाली। तो आई थिंक ही हैज रियलाइज्ड कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन प्लेइंग द विक्टिम एंड फिर देन बीइंग मेड द विलन। हाँ, और ये थोड़ा भी जा रहा है विलनाइजेशन की तरफ। हाँ राइट। तो इससे शायद ये चीज़ रियलाइज करी है, इसको बोला गया। इवन मैड्रिड फैंस भी सोचते हैं ना कि क्या हर वक्त रोता रहता है। हाँ, तो थोड़ा इरिटेटिंग लगती है वो एट टाइम्स। जब हम जीत रहे होते हैं तो भी लगता है कि भाई क्या खुश रहना थोड़ा। तो मे बी ही हैज रियलाइज्ड दैट। भाई ना भाग के इशारा कर रहा कि इस बंदे ने मुझे क्राउड में ऐसा बोला, और फिर रेफरी को भी भाई देख आके देख, उसी को येलो भी मिल गया था पिछले मैच। राइट, तो नहीं काम आती सब चीज़ें। एंड इसके बाद आई थिंक मैड्रिड की तरफ से थोड़ी अर्जेंसी देखने को मिली क्योंकि टाइम जा रहा था, एंड ला पाल्मा भी अच्छा खेल रही थी। एंड इसी के चलते हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट्स लाते हैं। 81st मिनट हम लोग चुआमिनी लेके आते हैं फॉर कामाविंगा। कामाविंगा आई थिंक हैड अ वेरी गुड गेम। इट वाज जस्ट दैट कि हमें थोड़े एक फ्रेश लेग्स चाहिए थे, इसलिए चुआमिनी लेके आते हैं, एक प्रॉपर सीडीएम। एंड आर्दा गुलर आता है जिसका लालिगा डेब्यू था फॉर रॉड्रिगो। आई थिंक ही वाज बिलो पार टुडे। अच्छा, ही वाज नॉट इफेक्टिव एट ऑल।
एंड ना उसका कुछ प्रॉपर पासिंग अच्छी जा रही थी ना शूटिंग अच्छी जा रही थी, तो इट वॉज नेचुरल, मतलब ठीक है, ही विल हैव वन ऑफ दोस गेम्स, हाँ ही इज अलाउड दैट। तो अर्दा गुलर आता है, वो चीज़ देखने में अच्छा लगा, एंड आई थिंक अर्दा गुलर चेंज द गेम भाई। हाँ प्रॉपर जो उसकी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही थी, फर्स्ट टच देखने को मिल रहा था, जो एलिगेंस देखने को मिल रही थी, जो हमें पेड्री से देखने को मिलती है टाइम्स, जो मैंने कुछ मैच पहले कहा था कि एक वो एक्स फैक्टर लेके आता है, Right. वो अर्दा गुलर लेके आ रहा था। Okay. एंड चुआमेनी जो कि अभी 81st मिनट पे सब हुआ था, 3 मिनट बाद गोल मार देता है अच्छा फ्रॉम अ कॉर्नर। क्रूज का असिस्ट था, मतलब बहुत कुछ ब्रिलियंट नहीं था, बट वो आगे भागते भागते जाता है और फिर गोल मार देता है, कॉर्नर कर देता है, हेडर हाँ हेडर मार देता है। सो वहाँ से हमारी 2-0 हो जाती है। वी वेरी इजीली सॉ द रेस्ट ऑफ द गेम, आराम से जाने दिया। थोड़ा बोरिंग हुआ था इसका गेम, बहुत कुछ बचा नहीं था, बट इसके साथ हम लोग फिर से जीत जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट मैड्रिड, कुछ भी हो चाहे रिजल्ट निकलना, हाँ रिजल्ट निकालना है, क्योंकि टॉप करके टेबल अभी जो टीम अल्टीमेटली टॉप पे होती है और जो नीचे होती है या थर्ड फोर्थ होती है, डिफरेंस यही होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वालिटी सेम ही होंगी दोनों टीम्स की। इट्स जस्ट दैट कि क्या आपके बैड डे पे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, वो मैड्रिड कर सकती है। बट नाउ उस टीम पे जाते हैं जिससे रिजल्ट नहीं निकाला। लेट्स गो टू बार्सिलोना। भाई ये जो मैच है विलारियल के साथ, आई डोंट वांट टू गो इनटू द टैक्टिकल एनालिसिस टू मच, फेयर क्योंकि इस मैच का कॉन्सिक्वेंस जो हुआ है, आई थिंक मेन फोकस वहां पे हमें करना चाहिए। तो इस मैच को मैं जल्दी से थोड़ा कवर करूंगा, एंड थोड़ा बहुत इस मैच में क्या हुआ है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज अल्टीमेटली हैपनिंग विद चावी ऑल्सो। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कवर करना जरूरी है मैच भी। भाई मैच में एग्जैक्टली क्या हुआ, ये मैच ना 2 हाफ्स का था। फर्स्ट हाफ विच वॉज सुप्रीमली बोरिंग बिकॉज बोथ द टीम्स वर वेरी बैड। कई लोगों ने ये चीज बात नहीं करी इस चीज की, क्योंकि विलारियल ने एक गोल मार दिया था एंड दे वर हैविंग द लीड आफ्टर द फर्स्ट हाफ, बट दे वर वेरी बैड ऑल्सो। सेकेंड हाफ वॉज टोटली द ऑपोजिट भाई, फुल नॉन एंटरटेनमेंट कि मतलब कुछ भी हो जाए गोल तो आने ही आने, राइट। तो बहुत अलग 2 हाफ्स थे ये देखने में। बट फर्स्ट हाफ में मैं जल्दी से सम अप करता हूँ, ठीक है। एक तो इन लोगों ने फिर से वही वाली हरकत करी, कुंडे को राइट बैक बना रखा था, मतलब वो राइट विंग पे फ्लोट कर रहा था, डियोंग को थर्ड सेंटर बैक बना रखा था बीच में, और वो भी कभी कभी आगे जा रहा था। तो मतलब बेसिकली अब सिर्फ 2 ही बंदों के साथ पीछे खेल रहे हो, 2-3-5 कर रहे हो, पता नहीं 2-2-6 पता नहीं क्या चल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। बट द मेन पॉइंट वॉज फर्स्ट हाफ के बाद बारसा के पास 70% पोजेशन था। शॉट्स कितने होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 70% पोजेशन था। आइडियली कितने शॉट होने चाहिए इतना पोजीशन रखने के बाद? मे बी 10-12। बारसा के 2 शॉट थे। ओ भाई साहब, शॉट्स ऑन टारगेट कितने थे? वो भी 2 ही थे। 2 ही शॉट थे। उनके 30% पोजीशन में 10 शॉट थे, और टारगेट पे उनके भी 3 ही थे, विच शोस कि कितना पैथेटिक वो भी थे। दोनों की एक्सजी की बात करूं, 70% पोजीशन है बारसा का, एक्सजी है 0.26। ओके, उन लोगों ने एक गोल मारा बट उनकी एक्सजी भी 0.37 की थी। पॉइंट इज हमारे पास बॉल पूरे टाइम थी। विलारियल का हम लोग स्टार्टिंग मैच देख रहे थे, विलारियल तो आस पास भी नहीं थी गोल मारने के सिचुएशन में भाई। बट बारसा ने क्या करा पोजीशन का, सिर्फ 2 शॉट। कहां से क्रिएटिविटी आएगी, कहां से फाइनल आउटपुट आएगा, कहां से तो आउटपुट आता है उसको मैं कन्वर्ट भी करूं। लेवेंडोस्की घोस्टिंग वंस अगेन भाई, राइट। पिछले मैच में थोड़ा मुझे लगा था कि इंप्रूव शायद कर रहा है, बैक टू स्क्वायर वन। यमाल वंस अगेन द मोस्ट थ्रेटनिंग गाय, जो जितने भी अटैकर्स थे उसमें। गुंडोगन हैड अ मे बी अ बेटर गेम, वन ऑफ द बेटर गेम्स एज कम्पेयर टू द अदर पीपल जो कि टीम में थे। फीलिक्स नोवेयर टू बी सीन भाई, स्टार्ट कर रहा था इस बार, रोमेओ स्टार्ट कर रहा था इस बार, हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ बाल्डेज इंजरी। कहाँ है ये लोग आगे जाते वक्त, कोई दिख ही नहीं रहा था यार। बहुत ज्यादा बोरिंग फर्स्ट हाफ था अंटिल जेरार्ड रोमेरो अल्टीमेटली स्कोर्ड दैट गोल, जो कि इट वाज अ गुड गोल भाई, कट बैक पे फर्स्ट टच मारा। हां, जेरार्ड मोरेनो, मैंने क्या बोला, रोमेरो बोला मैंने, जर्नलिस्ट है। मोरेनो वो इससे ज्यादा कॉमेडिक चीज ये थी जब उसने पहले एक गोल मार दिया था, ऑफसाइड हो गया था। वो टॉप 10 रिस्पेक्ट मोमेंट उसने सारे सेलिब्रेशन कर दिए थे उसने, और पीछे जो है वो रेफरी कह रहा है ऑफसाइड है। फिर सेलिब्रेट करने के बाद पीछे मुड़ता है, देखता है अच्छा भाई, अच्छा ऑफसाइड हो गया क्या, पूरे सेलिब्रेशन करने के बाद 2-3 अलग सेलिब्रेशन मूव कर दिए थे भाई ने। बट यहाँ से फर्स्ट हाफ खत्म होता है, पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। सेकेंड हाफ एज ए सेड वाज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पे बारसा एक और गोल कंसीड करती है इनिशियली, क्योंकि कैंसेलो सब इन होता है एंड वो एक एरर कर देता है, बॉल लूज कर देता है। अब यहाँ पे तुम कहोगे चावी को क्या ही ब्लेम करना, विच इज ऑल्सो फेयर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले सेगमेंट में दूंगा एग्जैक्टली कि क्यों हम लोग चावी को फिर भी शायद ब्लेम कर सकते हैं।
बट कैंसलो हाँ सब इन हुआ था, पेड्री सब इन हुआ था, कुबार्सी सब इन हुआ था, सब हो गए थे हाफ टाइम पे। मतलब चावी रियलाइज की इट इज नॉट वर्किंग भाई, हाफ टाइम पे रियलाइज हो गया था। 15th प्लेस टीम से अगर आप एक गोल की ट्रेल पे हो घर पे, तो यू हैव टू डू समथिंग, राइट। कैंसलो सब इन होता है, वही कंसीड कर जाता है गोल। बट उसके बाद बारसा 3 गोल मारती है, एंड थैंक्स टू गुंडोगान भाई। पहला गोल गुंडोगान बैंगर, दूसरे में असिस्ट देता है फॉर अ पेड्री बैंगर, एंड फिर अल्टीमेटली फ्री किक देता है लॉफ्ट करके, जो कि ओन गोल आ जाता है, दी अराउहो को थी। तीनों गोल्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था गुंडोगान का। आई थिंक ही हैड अ ग्रेट सेकंड हाफ भाई, द ओनली प्लेयर हु लुक्ड लाइक ही कैन मेक अ डिफरेंस। वोंट यू एग्री विद दैट? आई थिंक मिडफील्ड में तो एट टाइम्स लाइक दिस ना, जब भी बारसा का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट गेम रहा है जिसमें वो पीछे लैग कर रहे हैं, हमेशा गुंडोगान हैज बीन दैट गाय जैसे स्टेप अप करा है, चाहे वो क्लासिको में हो चाहे अभी की बात हो। तो आई थिंक ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, एंड अगेन इट जस्ट प्रूव्स कि क्यों वो बंदे को लाया गया पहली बात तो, एंड क्यों वो बंदा ही इज नोन एज दैट गाय जो कि क्लच मोमेंट्स में परफॉर्म करके देगा आपको। बट पॉइंट क्या है भाई, यहाँ से बारसा 3-2 की लीड पे थी, एंड 2-0 डाउन से 3-2 की लीड लेना, हम सोच रहे थे क्या कमबैक। एवरीवन वाज बजिंग भाई, सारे बारसा फैंस की कमबैक करके आए, क्योंकि यूजुअली अब देखते नहीं हो बारसा से ये चीज। बट उसके बाद हम देखते हैं विलारियल कमबैक कर देती है। उन 3 गोल को जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। राइट। जो पहला ये गोल आता है इन तीनों में से, जो कि वो राइट विंग से आया था, मोरेनो गोंसालो गोडेस राइट विंग से जो आया था, इट वाज अ बैंगर शॉट वंस अगेन। वुड यू रियली ब्लेम और एनी पॉइंट ऑन एनी मिस्टेक्स? मैं इनाकी पे नहीं कर सकता हूँ भाई, वो काफी दूर से शॉट था, एंड वो उससे फर्स्ट टच लिया और उसका डायरेक्ट शूट ले लिया। रुक सकती थी वो शॉट, इट वाज नॉट अनस्टॉपेबल। आई नो वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी एंड शॉट पावर बहुत तेज थी, बट आई थिंक अगर कोई और कीपर होता, अगर टर स्टेगन होता तो रोक लेता वो शॉट। एंड जैसे वो गोल आता ना, वही लग रहा था कि भाई बारसा घर पे 3 गोल खा रही है यार। उसके बाद एक वो पेनल्टी शॉट आती हो, और वो उसके बारे में क्या कहना है भाई? या वेरी ऑनेस्टली आई थिंक, अच्छा मेरे इस पे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो मैं पहले ये बोलूंगा कि इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट अ पेनल्टी, नहीं थी वैसे, एंड इट वाज सोली बिकॉज कि उस बंदे ने सब कुछ कर दिया था जो कर सकता है। मतलब ऐसा उस एक तो पहली बात तो एक जो चीज होती है कि एक अननेचुरल पोजीशन में नहीं था उसका हाथ, पहले ही ऐसे था, बच नहीं जा रहा था बॉल। ये पार्ट जो था वो भी उसका अंदर की तरफ था, लगी यहाँ पे थी। तो हाँ, इट्स नॉट लाइक कि हमने पेनल्टीज नहीं देखी हैं कि ऐसे दी गई हैं, बट आई थिंक वी सॉ दिस इन द ग्रुप स्टेज ऑफ यूसीएल पहले 2-3 मैचेस में, मैच डेज में, राइट। बट उसके बाद वहां से भी हटा दिया गया था। हाँ, राइट। एंड दिस इज ला लीगा जहां पे ऐसा नहीं हुआ इस सीजन। हाँ, तो व्हाई वाज चावी क्राइंग? हाँ, जो इट्स अ डिसग्रेस कह रहा था वो, क्या बकवास थी वो? एग्जैक्टली। मतलब व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं यही कहूंगा ये कि फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रही है? आई थिंक वो यही है ना, जब किसी की पता है, उसको खुद भी पता होगा कि उसकी जॉब लाइन पे इस टाइम पे, एंड उसने बाद में ये चीज़ कही भी है कि मेरा पहले ही डिसाइड हो गया था ये चीज़। बट ऑब्वियसली उसने तो ये भी चीज़ बोली है कि ये जो गेम था, ऐसा इतना क्रूअल गेम मैंने एज अ प्लेयर भी आज तक नहीं देखा। तो एज अ मैनेजर तो उसका क्रूअल इन व्हाट सेंस? उसने ये बस क्रूअल शब्द यूज करा है। जो ये इसने हरकत करी ना कैमरा को देख के, इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा अगले सेगमेंट पे। आई विल होल्ड दैट स्टेटमेंट फॉर अ व्हाइल। उसके बाद हम देखते हैं कि बारसा 3 ऑल पे थी, बट 2 गोल्स और कंसीड करती है अगले इंजरी टाइम में, जो कि 8-9 मिनट का कुछ का था। राइट। जो चौथा गोल आता है विलारियल का, जहां पे वो अराहो वो मेसअप करता है पास को बॉक्स के अंदर, उसके बारे में क्या कहोगे? आई थिंक अराहो स्पेसिफिकली ये तो एक ये मीम चल रहा है ट्विटर पे कि जब से उसके बायन से लिंक्स आए हैं, ही हैज नॉट बीन द सेम गाय। पता है, मैंने आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ बारसा कंटेंट क्रिएटर्स से दिस आउट इन पब्लिक, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पब्लिक ऑडियंस में भी, मुझे नहीं पता। मैं बहुत ब्लेटेंटली बता रहा हूँ, हमने ये पहले भी बोला हुआ पॉडकास्ट में अपने कि अराहो इस सीजन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स में वो हमारा बेस्ट डिफेंडर होता है। अभी लास्ट मैच में भी हमने कहा था, बट वो कुछ 10% की सिचुएशन ऐसी होती हैं, 90 में मतलब 100 में से 10% ऐसे चांसेस आते हैं जहां पे ही मेक्स अ क्लाउन आउट ऑफ हिमसेल्फ। राइट। एंड आई पर्पसफुली यूज द वर्ड क्लाउन हियर। बहुत क्लमजी हो जाता है वो। दिस वाज दैट वन सिचुएशन। यू हैव टू बी बेटर भाई। बॉक्स के अंदर तुम किसको पास देख रहे हो, और कर तो दो पास सही से, क्लियर कर दो, नहीं तो क्लियर कर दो। हाँ, कुबार्सी को तुम क्या ब्लेम करोगे? इनाकी पेना को थोड़ा ब्लेम कर सकते हो वन सेकेंड, द वे ही वेंट टू क्लियर द बॉल। कुछ करा ही नहीं, हाफ हार्टेडली किया था वो। इनाकी पेना हैड अ हॉरेंडस गेम भाई, हॉरेंडस गेम। यहाँ पे भी एक इंडिविजुअल एरर की वजह से यू कैन बेसिकली से एक गोल आया, बट जो 5वां गोल आता है वहां भी अराहो अल्टीमेटली हेडर ले रहा था, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग बैक। नाउ यू कैन आर्ग्यू कि भाई ट्रैक बैक क्या ही करता है उस टाइम पे। वो वहां पे पानी की बोतल पटक रहा है, सब ड्रामा कर रहा है, गुस्सा हो गया था। एंड ऑन द अदर हैंड वहां पे एकदम डिफेंस खाली है भाई, गुंडोगान को पीछे आना पड़ रहा है भाग के। राइट। और फिर वो एक कटबैक होता है ओपन स्पेस में, इट इज एन इजी गोल। विद दिस 5-3 का रिजल्ट आता है।
Just to sum this game up, what do you want to say? Then we'll move on to Xavi. आई थिंक ये जो 5वां गोल था वो फाइनल नेल इन द कॉफिन था, वो ह्यूमिलेशन था। मतलब उसकी जरूरत नहीं थी, बट वही था कि इतना एंड टू एंड गेम चल रहा था उस टाइम पे, कॉर्नर है, सब लोग आगे आ रखे हैं, राहो भी वहां पे पता नहीं क्या कर रहा है, कि वो जैसी अटैक बना ना, वी ऑल न्यू कि बहुत तगड़ा चांस बन रहा है और गोल हो सकता है। एंड वो बाय द टाइम वो 5th गोल किया, हम लोग लिटरली हंस रहे थे क्या हो गया। हाँ, हम हंस रहे थे genuinely. एंड बाय द वे दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन ओवर 60 इयर्स की बार्सा ने अपने होम पे ला लीगा में 5 गोल्स कंसीड किए। तो अगेन अ वेरी शॉकिंग स्टैट, वो भी आया 15th प्लेस विलारियल के अगेंस्ट। तो मैं यही कहूंगा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बार्सा हारेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट डिड इट सरप्राइज मी कि हारेगी? नहीं। जिस तरीके से हारी दैट सरप्राइज मी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 8 गोल थ्रिलर मैच होने वाला है, स्पेशली जिस तरीके से फर्स्ट हाफ हुआ था। हाँ, सेकंड हाफ में कमबैक करने के बाद तुम दोबारा कमबैक करवा दिया उनका। राइट। ये कौन करता है भाई? नो वे आई थॉट कि बार्सा 5 गोल्स कंसीड करने वाली है विलारियल से। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू चावी, बिकॉज इस गेम का डिस्कस करने का पर्पस अल्टीमेटली यही है। जो चावी के साथ हुआ है, क्या स्टेटमेंट उसने दिया पहले तो ये बता। राइट, तो चावी अभी बाहर आके कहते हैं आई एम लीविंग ऑन June 30th, इट्स ओवर, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस डिसीजन फॉर द गुड ऑफ द क्लब एज अ कूले। समवन आज मी, अच्छा चलो पहले इस पे बात करते हैं। 30 जून को दिस मीन्स कि बाय द एंड ऑफ द सीजन अल्टीमेटली वो चला जाएगा यहाँ से। एंड उसने ये चीज़ बोले कि इट्स अ कॉमन सेंस डिसीजन फॉर द गुड ऑफ द क्लब। नाउ डू यू थिंक दिस इज कॉमन सेंस कि वो खुद सैक हो रहा है, मतलब खुद रिजाइन कर रहा है? हाँ भाई, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको तुम कह नहीं सकते। ये तुम्हारा इंटरप्रेट करने का तरीका है, तुम इसको कॉमन सेंस भी कह सकते हो, बिकॉज जो कि हमने कितनी बार कहा है, हमने लास्ट पॉडकास्ट में एक्चुअली पूरा ब्रेक डाउन करा। मैं उसको फिर से आई वुड मतलब रिक्वेस्ट यू ऑल टू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो। हमने चावी क्यों बाहर होना चाहिए उसको पूरा ब्रेक डाउन करें एक सेगमेंट में, आई थिंक 20-25 मिनट बात करें उसके ऊपर। तो उसी से रिलेटेड आज भी बातें होंगी यहाँ पे। बेसिकली व्हाट वी सेड इन लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो वाज, परफॉर्मेंस वाइज कोई भी बंदा ऐसा और कर रहा होता तो क्या वो सैक नहीं होता बार्सा से? 100% होता। इससे पहले हो चुका होता। लोग कहेंगे भाई ला लीगा का टाइटल जीता है, ये करा है वो करा है, एक सीजन में खराब हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? भाई बार्सा में ये पहले हो तो देखा नहीं है क्या? वालवर्दे ने क्या करा था? वालवर्दे 2 साल लगातार जीत के आया था ला लीगा। यूसीएल में सेमीज तक पहुंचा हुआ था। उसके बाद भी आई थिंक जब जिस साल वो सैक हुआ, आई थिंक टॉप 4 में चल रहा था उस टाइम पे बार्सा, बट सैक कर दिया बिकॉज स्टाइल ऑफ प्ले पसंद नहीं। राइट। कोमन के साथ क्या हुआ? सेटियन के साथ क्या हुआ? आई डोंट सी व्हाई चावी को सैक करना ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इज अ क्वेश्चन। बार्सा के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं भाई, करना ही पड़ेगा सैक। राइट। एज फार एज द सेकंड एस्पेक्ट इज कंसर्न, मेंटालिटी। कई लोग कहेंगे कि यार चावी ने मेंटालिटी इंस्टॉल करी है। कौन सी मेंटालिटी इंस्टॉल करी है? वो आई नो वी सॉ दैट इन दैट फर्स्ट सीजन जब वो आया था, उसके बाद से नहीं है वो। क्वाइट फ्रैंकली देयर इज, अगर आप हर मैच में पहले गोल कंसीड कर जा रहे हो, फिर कमबैक भी नहीं कर पा रहे हो और कर रहे हो तो खुद ही उनका कमबैक करा दे रहे हो, तो क्या घंटा मेंटालिटी लेके आए हो तुम? क्या फायदा है इसका? राइट। एंटवर्प से तुम पिट रहे थे वहां पर। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि मेंटालिटी में इशू है। आई थिंक बहुत क्लियर हो गया जो चावी के वर्ड्स है ना, आई थिंक उससे मुझे पता चल गया कि लाइक मेंटालिटी वाइज ना क्लब बहुत ज्यादा आगे गया, ना ये मैनेजर लेके गया आगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कहना कि ये कॉमन सेंस है, इन चीजों से सोचा जाए तो कॉमन सेंस है सैक होना। बट फिर दी अदर पार्ट इज कि इफ नॉट चावी देन हु, कोई रिप्लेसमेंट है, तो फिर वो सब एंगल आ जाता है, तो फिर तुम कहोगे इट्स नॉट दैट कॉमन सेंसिकल आल्सो। मेरे हिसाब से तो ऐसा था कि भाई आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये चीज चावी की तरफ से उसने ऐसे बोली है। लाइक बहुत सिंपली वो कह सकता था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एंड इट शोड कि क्यों इनएक्सपीरियंस इस टाइम पे, एंड व्हाई ही इज नॉट हिम राइट नाउ, ही इज नॉट हिम। ठीक है। एंड उसकी जो आगे की स्टेटमेंट्स थी, someone asked me about becoming Barca Sir Alex Ferguson, impossible, it will never happen at Barca। इस स्टेटमेंट में बहुत लोगों ने रोया ट्विटर पे। रोया इन द सेंस कि ये देखो कितना सच बोल गया बार्सा। मुझे बड़ा अजीब लगी स्टेटमेंट वेरी ऑनेस्टली। it's a cruel job, you always feel like you're not valued, you're mistreated, you see how they in the sense the press kills you, they criticize you and then it affects you। भाई किसी भी बड़े क्लब में जाओगे ना, कोई भी मैनेजर, वो हर बंदा इस चीज से डील करता है। सो आई डोंट नो व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ऑब्वियस था कि आप बार्सा के मैनेजर होगे, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। प्लस आप जिस मोमेंट पे आए थे, यू न्यू यू आर गोइंग टू बी क्रिटिसाइज। भाई कुछ भी आप हारोगे, रियल मैड्रिड से हारोगे, इतनी गंदी परफॉर्मेंस होगी, 10 पॉइंट पीछे हो अभी रियल मैड्रिड से, क्रिटिसाइज नहीं होगी तो और क्या होगे। ऑल्सो जो इस सर एलेक्स फर्गसन वाली बात है,
व्हाई इट वाज नीडलेस टू से दिस आल्सो वाज कोई भी नहीं बन सकता वो आज के टाइम पे। क्यों? हमने इसको ब्रेक डाउन करा हुआ एक पॉडकास्ट में। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे लोगों को 8-8 9-9 सीजन दिए जाते थे अनपैरेलल्ड सपोर्ट के साथ। आज के टाइम में जो स्पोर्ट इतना फास्ट हो चुका है, एक सीजन में परफॉर्म नहीं करा, चेंज, प्लेयर के लिए भी मैनेजर के लिए भी। इतना ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना कि भाई हम तेरे को ट्रस्ट करने वाले हैं 4-5 साल, तू रिजल्ट देना दे, इसके बाद प्रोजेक्ट बनेगा, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। वो टाइम ड्यूरेशन छोटी हो चुकी है अब। तो वो तो हर किसी के साथ है ना फुटबॉल में, राइट। तो नेचुरली सर एलेक्स फर्ग्यूसन तो कोई भी नहीं आ सकता। जिस बंदे को अपना पहला टाइटल जीतने में आई थिंक कितने 4-5 साल लग गए थे यूनाइटेड के साथ। 6 साल लग गए थे। आज के टाइम पे तुम सोच सकते हो 6 सीजन तक कोई टाइटल नहीं जीता है, उसको कोई रखेगा कोई उसको? जो रेलीगेशन में होंगे वो भी सैक कर देंगे। तो फिर ये सर एलेक्स फर्ग्यूसन वाली कंपैरिजन तो बहुत ही बकवास था। आई थिंक ये कहाँ से आ रहा है? इट इज बेसिकली कि अब मैंने बोल दिया कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, नाउ लेट मी वेंट आउट माय फ्रस्ट्रेशन, कि मेरे दिल में इतने टाइम से क्या चल रहा है। आई थिंक चावी ने बोला भी कि मैं आई हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड माय फैमिली हैज बीन थ्रू अ लॉट। वो वही थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखता है कि ही वांटेड टू लैश आउट ऑन द मीडिया कि भाई तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है। जो लोगों का रिएक्शन है हम अभी आएंगे। द फैक्ट दैट ही ऑल्सो मेंशन्ड कि मैंने 3-4 दिन पहले ही ये डिसाइड कर लिया था। अगर बारसा कमबैक कर ली होती तो क्या वो डिसीजन चेंज होता? क्या आज वो अनाउंस करता? उसने ये चीज बोली है ना कि अगर हम जीत गए होते तो मैं अनाउंस आज नहीं करता, पर मेरा डिसीजन ये था कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, राइट। बट व्हाई आई से कि ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस या ही इज नॉट हिम राइट नाउ इज बिकॉज यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ एन एक्सपीरियंस दिख गया। जो उसने स्टेटमेंट्स दिए अल्टीमेटली दिस मीन्स कि ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, जो कि आई थिंक जो फैंस भी जानते कि एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई मैनेजर ये। नहीं, एंड क्वाइट फ्रैंकली उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई है बिकॉज इज हाँ भाई, पहली बात तो ये जो 3 सीजन इस सीजन को मिला के 3 सीजन इंचार्ज है एंड 1 ला लीगा जीता है वो, 2 बार यूरोपा लीग में गया ग्रुप स्टेज से बाहर होके। अगर एक भी बार ये हो गया होता ना भाई, तहलका मचा होता बारसा में। एंड जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स ड्रॉप ना करे बारसा में, मैं काफी पॉडकास्ट से कहता आ रहा हूँ, यू डोंट नो कि तुम्हारी आदत कब लग जाएगी। अभी भी पहली बात तो काफी लोग की आदत लग चुकी है। जो लोग बहुत दुखी हो रहे हैं ना इस चीज पे, एक बार एक्चुअली अपना बायस हटा के देखो कि एक क्लब लेजेंड है। अगर क्लब लेजेंड उसके ऊपर अभी आना है या फिर अभी पहले और भी कुछ चर्चा भी डिस्कस करनी है? मतलब है और चीजें, बट आई थिंक वो धीरे धीरे उसमें आ ही जाएगा। आई थिंक उसको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाई आई से कि स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं बारसा का ऑलरेडी। ये यूरोपा लीग कोई भी टॉलरेट नहीं करता भाई। द फैक्ट कि वो 2 सीजन आपको लगातार लेके गया और वहां भी नहीं जीता, यूनाइटेड से हार गए भाई। यूनाइटेड से कौन हारता है? ऐसा भी नहीं कि सेमीज तक पहुंचे या डीप रन बना लिया, वो भी नहीं है। गैलाटासराय से हारे घर पे, फिर यूनाइटेड से हार गए। यूनाइटेड से कौन हारता है? तो ऑलरेडी आपके स्टैंडर्ड्स बहुत गिर गए हैं। एंड लाइक सम पीपल से कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हम प्रोसेस में हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं गिरे हैं, हम बस जानते कि ट्रस्ट दिखाना चाहिए इस टाइम पे। सी आप टू सम एक्सटेंट ये चीज़ बोल सकते हो, बट एक बहुत प्राइम एग्जांपल दूं कि किस क्लब के स्टैंडर्ड्स गिरे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के 10 साल पहले वो क्लब कहाँ पे था और अभी कारवाओ क्लब वो जीत के ऐसे सेलिब्रेट करते कि चैंपियंस लीग जीत गए। ऐसे गिरते हैं स्टैंडर्ड्स। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि ये लोग टॉप 4 आ सकते हैं। ऐसे गिरते हैं बड़े क्लब के स्टैंडर्ड्स, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब्स ऑफ ऑल टाइम, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बारसा को बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम पे चावी ने पहली बार तो खुद रिजाइन करा। इसके भी डुअल एस्पेक्ट है, मतलब आई थिंक एटलीस्ट चलो एट हार्ट ही नोज ही कैन डू इट राइट नाउ। आई थिंक उसे पता है ये चीज़ कि ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल इट राइट नाउ, एंड इसलिए उसने रिजाइन करा। तो एक चीज़ क्या तो आप नंबर दोगे कि भाई एज अ कूले ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर द क्लब, एंड उसके लिए उसने खुद ही अपनी जॉब निकाल दी। बिल्कुल। अपेरेंटली ये भी न्यूज़ आ रही है कि वो जो रेस्ट ऑफ द सैलरी बची सीजन की वो लेगा नहीं। अच्छा, हाँ, इतना काफ़ी वो अटैच्ड है क्लब से। तो उसने ये चीज़ बोली भी है कि नोबडी कैन क्वेश्चन माई लव फॉर दिस क्लब। आई थिंक कोई भी नहीं करेगा उसको। वो चीज़ तो सबको पता है। बट इज ही कॉम्पिटेंट इनफ टू बिकम बारसाज मैनेजर राइट नाउ? चाहे आप उसका सीवी उठा के देख लो, चाहे उसकी करंट परफॉर्मेंस उठा के देख लो, 1 ला लीगा 3 साल में करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड इसमें आई नो इंजरीज वाला पॉइंट आएगा, आई नो कि उसे जो प्लेयर्स चाहिए थे वो सारे प्लेयर्स नहीं मिल पाए, उसे बजट थोड़ा कम चल रहा है। बट डिस्पाइट दैट जैसी परफॉर्मेंस आई है, क्या वो एक्सपेक्ट करोगे आप? बेसिकली चावी का एक बार नाम हटा दो और फिर इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जिसने यूरोप में कभी किसी क्लब को मैनेज नहीं करा, वो आ रहा है, राइट। एंड फिर उसके एज ए रिजल्ट है जो कि अभी रहे चावी के, क्या तुम उसको रखोगे या तुम सोचोगे भी नहीं? राइट। आंसर मोस्ट लाइकली हर किसी का ना होगा। ऐसे करके सोचो। दूसरी बात, जो हमने अभी ये कहा कि भाई फैंस जो है
काफी लोग जो है मतलब वो दुखी हो रहे हैं जो एकदम से टर्न अराउंड हुआ है उसके बारे में क्या कहना है कि जो लोग अभी गालियां दे रहे थे चावी को वो एकदम से पलट गए भाई ऑनलाइन में देख रहा हूँ एकदम ही सेंटिमेंट पलट चुका है राइट इसके बारे में क्या कहना है आई थिंक ये थोड़ा वो हो गया यार ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए रिएक्शनरी एंड हिपोक्रिटिकल ये 2 वर्ड्स हैं एग्जैक्टली थोड़ा गिवन कर दिया इन लोगों ने क्योंकि भाई क्या आपका क्या जाएगा क्रिटिसाइज करने में आई डोंट गेट इट जो चीज गलत है वो है चाहे वो आप चाहते थे कि चावी बड़ा मैनेजर बन जाए वो अलग पॉइंट है आई थिंक वो सब चाहते थे जो आई थिंक मतलब अभी भी हो सकता है वो ऐसी बात नहीं हाँ हाँ अभी भी हो सकता है बट लाइक पीपल डिड वांट चावी टू सक्सीड एट बार्सिलोना वो हर कोई चाहता था बट वो नहीं हो पाया ना तो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द हार्ड कॉल एंड मूव ऑन जो कि बारसा कर रही है इस टाइम पे तो दे शुड काइंड ऑफ अप्रिशिएट इट एंड द फैक्ट दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम चावी वो और अच्छी बात है कि वो खुद ही बता रहे हैं चीज तो जो एकदम से पलटी मार के लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया ही डिजर्व्ड बेटर उसको वो कंडीशंस नहीं मिली भाई आइडियल कंडीशन किसे मिलती है एंसेलोटी को मिल रही है क्या आइडियल कंडीशन वो भी तो कर रहा है ना अल्टीमेटली बिकॉज ही इज मोर एक्सपीरियंस क्या पता चावी भी आगे जाके अच्छा करे मैं ये नहीं कह रहा चावी गंदा मैनेजर है बट वो इनिशियल स्टेजेस में आपको यू कांट सिंपली कम फ्रॉम अ कतारी साइड एंड देन से कि मैं बारसा मैनेज कर लूंगा वो डिफरेंस है क्वालिटी का इसलिए तो अभी नहीं कर पाया बारसा मैनेज तो ऑब्वियसली ही लर्न फ्रॉम इट एंड आगे जाके अच्छा मैनेजर बन सकता है बट आई थिंक दिस इज टोटली द राइट कॉल राइट नाउ आई थिंक इसमें एक और एस्पेक्ट ये भी आएगा कि चावी ने जो अनाउंस कर दिया कैसे अनाउंस करना चाहिए था कि नहीं उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना आई गेट कि इसका डुअल वो क्या है बट मेरे दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आया था कि क्यों अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए था आई थिंक एक जनरल वाइब आ रही है अभी यर्गन क्लॉप को भी डिस्कस करेंगे हम लोग बट बिफोर कमिंग टू दैट यर्गन क्लॉप ने जब अनाउंस करा है तो एक पॉजिटिव वाइब आई है मुझे कि द टीम विल बी प्लेइंग फॉर हिम नाउ कि अब जेन्युइनली मुझे लग रहा है लिवरपूल टाइटल जीत सकती है बारसा से मुझे एकदम उल्टी वाइब आ रही है आई थिंक सारे प्लेयर्स बहुत ही डाउन है इस टाइम पे एंड इस टाइम पे जब ये न्यूज आई है इट इज काइंड ऑफ गिविंग मी द वाइब कि दे हैव ऑलरेडी गिवन अप ऑन द सीजन पता है ऐसे न्यूज आई है कि जब चावी ने प्लेयर्स को बताया तो वो लेवेंडोस्की को कैंसिल होना शुरू हो गया राइट ये दोनों क्यों हो रहे हैं भाई पता नहीं क्या भाई ड्रामा चल रहा है पता नहीं ताकि आगे भी स्टार्ट्स मिलती रहे बट मुझे लगता है कि अभी नहीं अनाउंस करना चाहिए था एंड मुझे बस यही वाइब आ रही है कि दे हैव ऑलरेडी गिवन अप कि अब कुछ जीत भी सकते हैं लोग भाई मेरा तो वही मैं मानूंगा होपफुली जो कि चावी ने कहा है कि बेसिकली बर्डन हट गया टीम से कि अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं जा रहा हूं तो अब बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस हट गया अब सब एंजॉय कर सकते हैं जिनको नहीं पता उसने क्या बोला ही हैज सेड दिस डिसीजन विल हेल्प अनब्लॉकिंग द टीम एंड द मूड हियर द प्लेयर्स विल फाइनली फील फ्री अगेन आई डोंट मेक डिसीजंस फॉलोइंग मनी माई कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बी अच्छा ये तो हो चुका है एवरीथिंग विल बी कामर नाउ वी कैन कॉम्पीट फॉर द चैंपियंस लीग विद दिस डिसीजन यू वोंट किल मी एनी मोर आई एम द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हाँ ये बोला है तो पॉइंट वही है बेसिकली से डुअल एस्पेक्ट यही था दूसरी साइड ये थी कि अब शायद प्रेशर नहीं है बर्डन नहीं है तो प्लेयर्स खुल के खेल सकते हैं तो क्या वो उनके कंधे झुके हुए हैं क्या वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं अब वो वील गेट टू नो जब अगले मैचेस होंगे तो अभी आई वोंट जज दैट बट इफ वंस अगेन द वे ही एंडेड इट नाउ यू वोंट किल मी थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी नहीं लगती यहाँ पे मतलब मुझे लगता है ये कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आई थिंक ये तो कोई भी मैनेजर आई थिंक कतारी में भी ये चीज कोमन ने भी नहीं कही थी ये चीज यार कोमन ने भी नहीं कही थी ऐसे कह के एग्जैक्टली एंड इवन ये जो प्रेशर वाला पॉइंट है ना कि अब प्रेशर नहीं रहेगा प्लेयर्स पे आई थिंक वो भी बड़ा अजीब है भाई प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं क्यों प्रेशर नहीं होगा क्यों नहीं होना चाहिए प्रेशर बाहर से जैसे क्लब में खेलो यहाँ पे तो आपको जैसी साइन हुआ आप पे प्रेशर होना चाहिए लेवेंडोव्स्की जितना महंगे में खरीदा आप लोगों ने जितनी जैसी आप हेफ्टी वेजेस पे कर रहे हो उसे एक गोल नहीं मारो उसने एक मैच में उसमें प्रेशर पड़ना चाहिए कि मैंने गोल नहीं मारा भाई वो तो बैठा है साल भर से भाई अपने टशन में बैठा हुआ है पता नहीं किस बात का भाई गोल ही नहीं आ रहा नाच रहा है नाच रहा है वो रील्स बना रहा है बट भाई आई थिंक बहुत तगड़ा मेंटालिटी चेंज चाहिए इस टाइम पे बारसा में एंड ऑब्वियसली वो चावी के साथ नहीं आ रहा था अब तक जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं भाई चावी वाज नॉट द प्रॉब्लम या फिर बारसा ने गलती कर दी दिस इज व्हाई ये क्लब जो अब डिजर्व नहीं करता ये वो कि चावी ने जो कहा कि भाई मीडिया बहुत किल करती है बहुत टफ जॉब है सब सच है उनके लिए तुम क्या कहोगे और उनको तुम काउंटर कैसे करोगे आई थिंक जो भी चावी को सपोर्ट कर रहे हैं आई गेट क्यों कर रहे हैं आई थिंक थोड़ा इमोशनल डिसीजन है वो एंड सबका यही आर्ग्यूमेंट है जितना भी मैंने ट्विटर पे देखा है सब लोग यही कह रहे हैं कि उसको प्रॉपर बैकिंग नहीं मिली आप उसने ये मांगा आपने ये लाके दिया उसे रूबेन नेवेस मांगा आपने ओरियल रोमेयो लाके दिया ये तो बेवकूफ स्टेटमेंट है मैं तो कह रहा हूँ चलो आप मान भी लो ये चीज़ क्या आपकी अगले 2-3 साल में सिचुएशन बेटर होने वाली है नहीं
तो क्या आप इसी के साथ स्टिक करोगे, आप कोई ऐसा मैनेजर लाना चाहते हो जो कि अभी जो करंट रिसोर्स है उसमें आपका बेस्ट लेके दिखाए? ये मत सोचो कि आइडियली सिचुएशन जो होनी चाहिए वो नहीं मिली इसे, वो तो किसी को नहीं मिलती यार। वो तो अब कोई भी मैनेजर फेल होगा यही कहा मुझे आइडियल सिचुएशन नहीं मिली। कोमन ने भी कहा था बाद में, एंड में आता था एक्सक्यूजेस दिए थे, तो तब तो आपने गाली नहीं दी उसे कि उसे भी आइडियल सिचुएशन नहीं मिली भाई कायदे से। तो आप अगर सोल्यूशन भी निकालने जा रहे हो ना तो भी आपको मैनेजर चेंज करना पड़ेगा। और कई लोग जो लास्ट आर्गुमेंट पुट करूंगा कि कहेंगे कि यार इंडिविजुअल एरर्स इतने हो रहे हैं हमारे आजकल, जैसे कैंसिलो का वो सेकंड गोल था, तो तब चावी को क्या ही ब्लेम करोगे? हाँ सही बात है, बट इसका एक एनालाइज करने का तरीका एक्चुअली अब क्या है ना पॉइंट, कि जब लीग खत्म होती है और आप लीग हार गए हो तो आदमी जो है हर मैच में दोबारा रिवाइंड करके नहीं देखता कि कौन से गोल में किसका इंडिविजुअल एरर हुआ है। तो बेसिकली अगर आप लीग ऐसे जीतते हो कि कोई एक बहुत ही, जैसे मेसी था कि वो मैजिकल गोल्स मार रहा है हर बार, अल्टीमेटली मैनेजर के पास टाइटल तो आ रहा है ना, अल्टीमेटली वो अगले साल कंटिन्यू तो करेगा ही ना। राइट। क्यों? क्योंकि मेसी ने आउट ऑफ नोवेयर गोल्स मार दिए। बट क्या वहां पे आप ये काउंट करते हो कि भाई ये तो गोल आ गया मेसी की वजह से, वरना तो ये पॉइंट मिलते नहीं हमें 3, तो भाई इसको सैक कर दो? ऐसे तो नहीं होता। राइट। तो जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से गोल आते हैं और उसका क्रेडिट मैनेजर को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग फर्दर, तो जब इंडिविजुअल एरर्स की वजह से लॉस आएगी ना तो उसका फिर डीमेरिट भी मैनेजर को ही जाएगा। प्लस आई थिंक ये चीज इंपॉर्टेंट है सोचने की, ये जो आपका सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल एरर से गोल आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। और ये सेम प्लेयर पहले अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? तो पहले कर रहे थे तो वो चावी को क्रेडिट मिल रहा था, तो अब नहीं कर रहे तो भी तो चावी को ही मतलब इसमें क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। तो मैनेजर की प्रॉब्लम तो है ही, इट इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम बट इट इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड आई थिंक चावी ने खुद ये करके बहुत ही अच्छा काम करा है, वरना वो सैक होने वाली चीज यू वुड नेवर वांट टू हैव दैट ऑन योर नेम। थोड़ा डर्टी अगली हो जाती है वो चीज। बहुत रिस्पेक्टफुली करा है, बहुत अच्छे से हैंडल करा सिचुएशन को। लेट्स होप इट pulls off something nice in the last few months that we have. But Xavi in totality should he have been sacked या फिर मतलब should he have resigned? I think yes. Yes, same. नाम हटा दो चावी का, कोई भी और बंदा होता है ऐसा जो परफॉर्म कर रहा होता वो सैक हो जाता। तो आई थिंक इट इज़ द राइट डिसीजन। रिप्लेसमेंट आएंगे नहीं आएंगे आई डोंट केयर, बिकॉज जब तक तुम मूव ऑन नहीं करोगे तब तक तुम अगली रिप्लेसमेंट ढूंढोगे भी नहीं। एंड फ्रैंकली थोड़े अवेलेबल हो भी गए ना। तो मैं तो कह रहा हूँ क्लॉप ना भी है, हांसी फ्लिक भाई। मैं तो जेन्युइनली बहुत महीने से कह रहा हूँ आई वुड लव टू सी हिम हियर। राइट। मूविंग ऑन टू क्लॉप, यहाँ पे क्या होता है, लेट्स क्विकली कवर दिस आल्सो। सो ये चीज़ थोड़ी आसान है समझनी क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सो बहुत सिंपली बात कर सकते हैं। यर्गन क्लॉप की बात करें तो उसने अनाउंस कर दिया कि वो भी सीजन एंड में छोड़ देगा। एंड थोड़ी इमोशनल वीडियो थी सारे लिवरपूल फैंस के लिए जिनको नहीं पता कि क्यों इतनी बड़ी डील है ये। 2015 में जब क्लॉप ने साइन करा था लिवरपूल के लिए 9 साल पहले, तब लिवरपूल जो है एक बॉटम टियर क्लब बन चुका था। मिड टियर क्लब बन चुका था। एंड लिवरपूल लिटरली टॉप 4 भी नहीं ला पा रहा था। कुछ ऐसा स्टार्ट है उनका कि उनके पास 6 सीजन में एक ही टॉप 5 फिनिश थी, टॉप 5 फिनिश क्लॉप के आने से पहले। हाँ, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा गंदी सिचुएशन थी लिवरपूल की। एंड वहां से क्लिप को बिल्ड करना अंडर दो जो भी उनके ओनर्स हैं जो कि बहुत कम पैसा लगाते हैं, उनके अंडर FSG समथिंग शायद उनके ओनर्स हैं, उनके अंडर इन टीम को बिल्ड करना, एक कॉम्पिटिटिव साइड बनाना जो कि रेगुलरली टाइटल्स के लिए कॉम्पीट कर रही है। सिटी को एक लौती ऐसी टीम है जो कि कॉम्पिटिशन देती है प्रीमियर लीग में, दैट इज लिवरपूल। उसके अलावा ऐसी कोई टीम और नहीं है अभी। आर्सेनल को भी आप कह सकते हो लास्ट सीजन, बट देख ही लिया सबने क्या करा उन लोगों ने। सो एक लौती ऐसी टीम है जो कि लिवरपूल कॉम्पिटिशन देती आ रही है। UCL में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल लेके गया था, एक बार जीता है, एक बार हारा ऑब्वियसली। इन दिस होल टेन्योर आई थिंक सिर्फ एक ही ऐसा क्लब था जिसको क्लॉप मास्टर नहीं कर पाया, सिटी। मतलब आई थिंक सिटी के अगेंस्ट भी वो ला पा रहा था रिजल्ट्स। एक जो क्लब है जो सॉर्ट ऑफ उसका वो रहेगा, और रियल मैड्रिड। हाँ। उनके अगेंस्ट वो बेचारा ला ही नहीं पाया रिजल्ट। हाँ। तो आई थिंक एक वो वीकनेस वो थी, वरना आई थिंक गॉर्डियोला के अगेंस्ट भी काफी अच्छे रिजल्ट्स निकाले उसने। ओके। सो दैट इज वाई फॉर लिवरपूल, आई नो इससे पहले काफी अच्छे मैनेजर रहे जो कि इससे ज्यादा ट्रॉफी जीते हैं। बॉब पेजली ले लें हम लोग, हाँ। एक केनी डैलगेट समथिंग कुछ करके नाम था, उसने भी काफी अच्छा करा है। बट जितने शैम्बल्स में थी लिवरपूल, उधर से उठा के इनको वापस से कॉम्पिटिटिव साइड बनाना, आई थिंक उसमें क्लॉप का बहुत बड़ा हाथ था। एंड दैट इज वाई जितने भी लोग हैं, अभी जो मैच हुआ था उनका FA कप का, उसमें सब लोग यर्गन यू विल नेवर वॉक अलोन गा रहे थे। एंड बॉब पेजली के साथ जो और कुछ उनके लेजेंडरी मैनेजर, उसमें यर्गन क्लॉप को भी रखा था। तो फॉर श्योर ही इज इन द हिस्ट्री बुक्स जो उसने करा है। एंड इट इज ट्रूली अमेजिंग टू सी कि क्या उसने करा है लिवरपूल के साथ।
तो जब वो छोड़ के जा रहा है बाय द वे, उसने ये चीज़ अनाउंस कर दिया है। एंड क्यों जा रहा है, बहुत सिंपल रीज़न है, उसने दिया है कि आई एम वेरी एग्जॉस्टेड एंड मेरे लिए मुश्किल हो रहा है टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक जो चीज़ मुझे लगती है कि व्हेन ही सेड कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस अगेन एंड अगेन, ये चीज़ आएगी आई थिंक सॉर्ट ऑफ एक शायद डिक हो सकता है एट FSG। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी इन द मार्केट। बार बार उससे बहुत थिन स्क्वाड दी जाती है, जो वो प्लेयर्स मांगता है एट टाइम्स उसे नहीं मिलते, एंड उसके साथ बार बार उसे कॉम्पीट किसके साथ करना है, सिटी के साथ। जो कि जो मन चाहे मांग रहे हैं, जो चाहे गार्डियोला बोलेगा वो ले आएंगे, और गार्डियोला हैवी मैनेजर पागल। तो इट इज जेन्युइनली, इट माइट बी जेन्युइनली टैक्सिंग उसके लिए कि बहुत टाइम, 9 साल हो चुके पहली बात तो, इट इज नॉट लाइक कि अभी अभी उसने स्टार्ट करा है। 9 साल से लगातार उस स्क्वाड के साथ कॉम्पीट करते रहना आई थिंक टैक्सिंग होगा उसके लिए पर्सनली। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस डिसीजन, एंड वेरी ऑनेस्टली जब उसने अनाउंस करा था मुझे लगा था कुछ डीपर बात है। अच्छा, बट अपॉन रिसर्चिंग मोर एंड जैसे उसके कमेंट्स आए हैं, जैसे लोगों ने रिएक्ट करा है, इट जेन्युइनली सीम्स कि दिस इज जस्ट दिस, कि बस टायर हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। उससे बोल भी रहा है कि मैं अगले 1 साल तक कुछ किसी ना नेशनल टीम कोच करूंगा ना किसी क्लब को कोच करूंगा। तो मतलब क्लब से वो बेसिकली अच्छे टर्म्स पे पार्ट कर रहा है। हाँ, अच्छे टर्म्स पे पार्ट कर रहा है। तो आई थिंक एक अच्छा फेयरवेल है ये जो उसके लिए होने वाला है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत पॉजिटिव वाइब लग रही है मुझे लिवरपूल से। इस टाइम पे टॉप ऑफ द लीग है वो। आई जेन्युइनली फील कि देयर इज अ वेरी गुड चांस नाउ कि लोग लीग जीत सकते हैं, क्योंकि एवरीवन विल बी प्लेइंग फॉर यर्गन क्लॉप। बट द पॉइंट इज कि यर्गन क्लॉप के बाद क्या फ्यूचर है लिवरपूल का, इट इज अप इन द एयर। जैसे ये लोग FSG के ओनर्स हैं, जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जितना पैसे लोग देते हैं, जितने परेशान ये लोग करते हैं मैनेजर को, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा कि लिवरपूल को कौन ऐसा बंदा आएगा जो कि इनको वापस उसी स्टेज पे रखे। वैसे अभी हमने बारसा के लिए बात की थी, आई थिंक इनके लिए भी हांसी फ्लिक बहुत तगड़ा बैठेगा, जिस टाइप का प्लेयर, ट्रू जितनी इंटेंसिटी से खिलाता है, राइट सीमलेस फिट है, बैठेगा। एंड अभी चाबी अलोंसो से पूछा गया कि आप क्या लिवरपूल के नेक्स्ट मैनेजर हो सकते हो, तो उसने कहा मैं कुछ ऐसा डायरेक्ट कॉमेंट नहीं करूंगा इस चीज़ पे अभी। राइट नाउ वेरी हैप्पी एंड लेवरकुसन। द पॉइंट इज कि एंसेलोटी को एक्सटेंड कर दिया गया, तो चाबी अलोंसो भी एक रियलिस्टिक ऑप्शन बन सकता है फॉर लिवरपूल। बट वही बात है कि यर्गन क्लॉप का रिप्लेसमेंट ढूंढना इज वेरी टफ भाई, बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे। सो आई जेन्युइनली होप कि लिवरपूल एज अ क्लब भी अच्छा करे, ऐसा नहीं हो कि एकदम कोलैप्स कर जाए, बट बहुत टफ होने वाला आगे जाके। क्या क्लॉप टू बारसा हो सकता है? आई थिंक सो, एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आई नो कितना भी कोई कह ले कि बारसा अभी वो जो बारसा फैंस कह रहे हैं कि हु सेज नो यर्गन क्लॉप टू बारसा, जो भी लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं लिवरपूल फैंस वो कह रहे हैं कि भाई वो बंदा थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए वो छोड़ रहा है क्लब। और अगर एग्जॉस्ट हो गया तो बारसा में क्यों जाएगा? भाई बारसा कुछ भी कह लो, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड, मच बिगर देन द लिवरपूल जॉब। एंड अगर वो कॉल आती है, बिगर देन मैड्रिड? आई थिंक राइट नाउ इट इज मे बी ऑन पार। आई थिंक मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ी जॉब है किसी की, आई थिंक द मोर डिफिकल्ट जॉब ऑब्वियसली। तो क्या वो एग्जॉस्ट हो चुका उसके बाद वो वहां पे जाना चाहेगा, आई डोंट नो। बट वही बात है कि इफ बारसा कम्स कॉलिंग तो हो सकता है भाई कि टर्न अराउंड हो जाए, वोंट बी सरप्राइज इन दैट। मतलब अपनी छुट्टी 1 साल की तोड़ दे वो, मतलब आई स्टिल थिंक सो कि शायद ये 1 साल का लेगा अल्टीमेटली। बट मुझे वही लगता है कि थोड़ा सा होप है कि शायद अगर बारसा कॉल करे तो मे बी थिंग्स कैन चेंज। बट आई डू थिंक कि 1 साल के ब्रेक लेगा आराम से, एंड फिर नेक्स्ट सीजन से जाके हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली कहाँ मैनेज करने वाला है। मतलब बिकॉज ये सेट ही किसी भी प्रीमियर लीग के क्लब को दोबारा मैनेज नहीं करेगा कभी, कोई भी और। तो बेसिकली प्रीमियर लीग तो बाहर ही है, तो नैरो डाउन हो गया ऑप्शन। राइट। डू यू थिंक लिवरपूल के बाद ये मैड्रिड के लिए भी आ सकता है? आई होप भाई, आई वांट मैड्रिड आ जाए। आई थिंक कितना एक्सटेंशन है? 2 साल का, 26 तक है। तोड़ देंगे 1 साल के बाद। मतलब आई थिंक अगर यर्गन क्लॉप आना चाहेगा ना, आई थिंक मैड्रिड जाएगी। आई डोंट थिंक वो एंसेलोटी एक बैरियर बनेगा बीच में। अच्छा, वो बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आई थिंक एंसेलोटी भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा उसको। आई जस्ट थिंक कि मतलब लेट्स सी कि इसके बाद क्या होता है ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि आई थिंक 1-2 रियलिस्टिक ऑप्शंस और हैं। एक तो अपना बारसा था, मैड्रिड पीपल कैन से डिपेंड्स चाबी अलोंसो कहाँ जाता है। लोग बायर्न कह रहे थे, बट आई डोंट थिंक बायर्न जाएगा, क्योंकि अपना डॉर्टमुंड में था वो इससे पहले, एंड काफ़ी बिलवर्ड क्लब है उसका। आई डोंट थिंक बायर्न जाएगा। एक और ऑप्शन है जो कि जर्मन नेशनल टीम है। जूलियन नगलसमैन का कॉन्ट्रैक्ट अभी यूरोस तक का है। इसके बाद इट डिपेंड्स कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, विच इट सीम्स कि अच्छी नहीं होगी। उसके बाद वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से भी खत्म हो जाएगा। तो मे बी यर्गन क्लॉप कैन कोच अ नेशनल टीम, जर्मन नेशनल टीम, विच मीन्स कि नगलसमैन फ्री हो जाएगा। तो ये थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ वो है, लूप है। ये लिवरपूल, बारसा, मैड्रिड और जर्मन नेशनल टीम, ये 4
टीम्स हैं एंड अपना इवन लेवरकुसन क्योंकि चाबी अलोंसो फ्री होगा वहां पे, चलो वो भी ले लो, एंड देन अपना अलोंसो, हांसी फ्लिक, नागेल्समैन और क्लॉप, ये 4 अपने मैनेजर हैं, राइट। तो 4-5 टीम और ये 4 मैनेजर, इनके आपस में पूरा वो होने वाला है, तो कोई जाएगा रिंगर रोज होने वाले हैं राइट, कि कौन कहाँ स्विच करने वाला है। एग्जैक्टली। बट सबसे रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी क्या लगती है? लेट्स एंड ऑन दैट। आई डू थिंक अल्टीमेटली जर्मन नेशनल टीम होगा। तो कौन कहाँ जाने वाला है ये बता दो। विच मीन्स नागेल्समैन फ्री होगा। अब नागेल्समैन कहाँ जा सकता है? लिवरपूल जाएगा क्या? नागेल्समैन टू लिवरपूल हो सकता है। आई थिंक चाबी अलोंसो विल बी द नेक्स्ट मैनेजर, क्योंकि अगर हांसी का रियल मैड्रिड का, हाँ, अगर हांसी फ्लिक को ऑप्शन दिया जाए लिवरपूल या फिर बार्सा में, तो वो कहाँ जाएगा? आई थिंक डिपेंड करेगा कि कौन सा क्लब किस पोजीशन। क्लियर नहीं है। आई डोंट थिंक सो क्लियर है। अच्छा, क्योंकि लिवरपूल का हमें क्या पता भाई, अभी 1-2 साल में कहाँ होने वाले लोग। हाँ, क्लॉप तो जा रहे हैं इस सीजन के बाद, क्या पता अगला सीजन कैसा खेले। हाँ, एंड बार्सा का आप कुछ भी कहो, एक चीज तो पक्की है ना कि चलो टॉप 4 तो आएंगे ही आएंगे लोग ला लीगा में। तभी वो पक्का नहीं है वैसे, हाँ वाला आई थिंक वो है ना कि चलो टॉप 4 तो ला लीगा में आना इज कंपैरेटिवली इजी। नहीं अभी लग नहीं रहा ना, लेकिन ऐसे आसान अभी, हाँ अभी नहीं लग रहा, बट आई थिंक हो जाएगा। मतलब टॉप 4 तो निकाल ही लेंगे यार, इतने गंदी भी नहीं है बार्सा। हाँ, तो आई थिंक ला लीगा अब एक कंपैरेटिवली थोड़ी शांत जॉब होगी, बट बहुत प्रेशर के साथ, क्योंकि आप बार्सिलोना में हो। राइट। लिवरपूल का देखना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड शायद कम हो जाए आफ्टर जर्गन क्लॉप, तो अगर उसे थोड़ी पीसफुल जॉब चाहिए तो शायद लिवरपूल चला जाए वो। आई वुड लव अगर हांसी फ्लिक या फिर क्लॉप में से कोई एक आता है। हांसी फ्लिक तो होना चाहिए बार्सा। बट ठीक है भाई, ऑन दैट नोट, ऑन दैट अग्रेसिव नोट, लेट्स एंड टुडेज पॉडकास्ट। हो सबको पसंद आया होगा, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जो आपको अगला पॉडकास्ट देखना चाहिए हमारे चैनल का, वो आपको मोहन दिखाएगा, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप इसको देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।